अध्याय 436 से 440। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 436 फीनिक्स ज्वाला। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 436 फीनिक्स ज्वाला। नेवी टाइड नेशन 0 जीत 6 देशों में 6ठा स्थान। दिव्य धूप राष्ट्र 1 जीत 6 देशों में 5वां स्थान। ग्रैंड असुर नेशन 2 जीत 6 देशों में 4था स्थान। सनफ्लावर ड्यू नेशन 3 जीत 6 देशों में 3रा स्थान। ब्लैक फीन नेशन 4 जीत 6 देशों में 2रा स्थान। ब्लू विंड नेशन 5 जीत 6 देशों में 1ला स्थान। फैंग फेयान की घोषणा के बाद मैदान हंगामा का क्षेत्र बन गया। 6 देशों का प्रदर्शन असाधारण रूप से सामंजस्यपूर्ण था और उन्हें टाइब्रेकर की आवश्यकता नहीं थी। जहां तक रैंकिंग नतीजों का सवाल है, मैच शुरू होने से पहले कोई भी उनकी भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं था। नेवी टाइड नेशन पिछले रैंकिंग टूर्नामेंट में शीर्ष स्थान पर रहने वाला देश, जो आत्मविश्वास से भरपूर था, इस रैंकिंग टूर्नामेंट में एक प्रतिभा लेकर आया था। फिर भी वह यूनचे से हार गया था। पूरी तरह से पीटे जाने से उनका मनोबल टूट गया। नीली हवा, जो हमेशा महज औपचारिकता और हंसी मजाक का जरिया बनकर रह गई थी, अब जबरदस्त हावी हो गई थी। केवल एक व्यक्ति की सेना के साथ इसने 5 देशों को तबाह कर दिया था। पूरे दर्शकों को चौंका दिया। वे कुछ ब्लू विंड प्रैक्टिशनर लंबे समय से भावनात्मक रूप से भावुक हो गए थे। ब्लू विंड नेशन को हमेशा हंसी का पात्र माना जाता था और वह केवल 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट में अपने लिए अपमानजनक नाम हासिल करने में सक्षम था। लेकिन अब ये 5 देशों के सिर पर मजबूती से चढ़ गया है। आखिरकार वे पूरी तरह से तनाव मुक्त होने और गर्व से खड़े होने में सक्षम हो गए। ये पूरे इतिहास में अभूतपूर्व था, कुछ ऐसा जिसके बारे में उन्होंने अतीत में सपने में भी सोचने की हिम्मत नहीं की थी, और जिसने उन्हें ये जबरदस्त गौरव दिलाया वह यूनचे था। ब्लू विंड प्रैक्टिशनर अब यही चाहते थे कि रैंकिंग टूर्नामेंट जल्दी खत्म हो जाए। वे उन विशाल व्यापारी संघों में धावा बोल देंगे, और भले ही उन्हें उन पर सारा पैसा खर्च करना पड़े, उन्हें तुरंत 100,000 ध्वनि ट्रांसमिशन तावीज खरीदना होगा और अंतहीन महिमा की इस महान खबर को तुरंत ब्लू विंड नेशन तक पहुंचाना होगा। फिर भी यूचे के चेहरे पर थोड़ी सी भी खुशी नहीं थी। अखाड़े में प्रवेश करने के बाद से अब तक उनकी अभिव्यक्ति हमेशा शांति की रही, क्योंकि उनके दिल में वह बहुत स्पष्ट थे कि उनके पिछले मैच केवल कैंग वान हे के सपने को पूरा करने के लिए किए गए थे। ये केवल ब्लू विंड के लिए गौरव हासिल करने के लिए था और इससे अधिक कुछ नहीं। लेकिन वास्तव में यह वह वास्तविक उद्देश्य नहीं था जिसके लिए वह रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लेने आया था। उसके लिए असली विभत्स युद्ध अभी शुरू होने वाला था। 6 देशों की रैंकिंग पहले ही निर्धारित की जा चुकी है। यूचे, क्या तुम आगे बढ़ना चाहते हो और मेरे दिव्य फीनिक्स साम्राज्य से लड़ना चाहते हो? 6 देशों की रैंकिंग की घोषणा करने के बाद फैंग फेयान की नजर यूनचे की ओर गई और उसने गंभीरता से पूछा। उसकी आवाज गिरने के बाद यूनचे की ओर एक बेहद धीमी आवाज सुनाई दी, लेकिन मेरा सुझाव है कि बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा प्रयास बचा लें। इस समय केवल यूचे और डिवाइन फीनिक्स साम्राज्य के 10 शीर्ष शिष्य ही तैयारी क्षेत्र में बचे थे। सभी दर्शकों की निगाहें यूचे के शरीर पर टिक गईं, जो उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। चाहे उसने डिवाइन फीनिक्स को चुनौती देना चुना हो या नहीं, यूचे नाम एक रात के भीतर पूरे प्रोफाउंड स्काई 7 नेशंस में फैल जाएगा। एक ऐसा नाम बन जाएगा जो पूरे प्रोफाउंड स्काई प्रैक्टिसिंग दुनिया में फैल जाएगा। उसका उन्हें चुनौती न देना ठीक था, और चुनौती देने पर उसे बुरी तरह पराजित करना भी ठीक था। इनमें से किसी का भी कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि वह दिव्य फीनिक्स साम्राज्य, दिव्य फीनिक्स संप्रदाय था। फैंग फेयान की आवाज गिरने से पहले यूचे पहले ही ऊंची छलांग लगा चुका था। फीनिक्स स्टेज पर उतर रहा था क्योंकि ड्रैगन फोर्थ तुरंत उसके हाथों में आ गया था। विशाल भारी तलवार के दबाव ने एक चिल्लाती हुई हवा का भावर बना दिया, जो आसपास के वातावरण को लगभग विभाजित कर रहा था। वह मंच पर खड़ा हुआ, अपना सिर उठाया और कहा, बेशक मैं लड़ूंगा। मैं आज यहाँ मामूली दूसरे स्थान का लक्ष्य लेकर नहीं आया हूँ। इसके बजाय मैं आपके दिव्य फीनिक्स संप्रदाय को कुचलने के लिए यहाँ आया हूँ। एक बार जब यूचे के बेहद अहंकारी शब्द निकले तो सभी दर्शक तुरंत शांत हो गए। फिर वह हर जगह से आ रही उपहास की आवाजों में डूब गया। फक, यह आदमी वास्तव में बहुत अहंकारी है। उसके शब्दों से देखते हुए क्या ऐसा हो सकता है कि वह दिव्य फीनिक्स संप्रदाय को हराने की बेतुकी सोच? कैसा अहंकार! ये हास्यास्पद होने की हद तक अज्ञानतापूर्ण है। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? नंबर 1 बनना है तो सपने देखो। सिर्फ इसलिए कि आपने अकेले 5 देशों को हराया,
क्या आपको लगता है कि आप दिव्य फीनिक्स संप्रदाय को चुनौती देने के योग्य हैं? और यहाँ तक कि डिवाइन फीनिक्स सेक्ट को कुचल देना, यह मेरे पूरे जीवन में सुना गया सबसे बड़ा मजाक है। आप पहले से ही काफी प्रभावशाली थे, आप डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के सामने इतना उग्र क्यों हो रहे हैं? मैं शर्मिंदगी में उसके लिए शर्मा भी रहा हूँ। युनचे की इस एक पंक्ति के कारण उसके प्रति सभी का आश्चर्यचकित विलाप तानों और उपहास में बदल गया, जिससे स्टेडियम भर गया। विशेष रूप से डिवाइन फीनिक्स एम्पायर के गहन अभ्यासकर्ता, वे बेतहाशा हंसी और उपहास का एक विस्तार थे, जैसे कि उन्होंने सबसे अजीब अज्ञानी चुटकुले सुने हों। युनचे द्वारा प्रभावित 5 देशों के गहन अभ्यासकर्ता मूल रूप से अपनी पेट भरी शिकायतों को दबाए हुए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था मानो उन्हें बाहर निकलने के लिए कुछ मिल गया हो। उन्होंने बिना किसी रोक टोक के उस पर ताना मारा, मानो किसी मेढक का मजाक उड़ा रहे हों जो हंस का मांस खाना चाहता हो। हाँ, तैयारी क्षेत्र में एक फीनिक्स शिष्य ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, मैंने शुरू में सोचा था कि यह बच्चा इतना सरल नहीं था, लेकिन ऐसा लगता है कि वह केवल एक बेवकूफ है जो अपनी क्षमताओं को अधिक महत्व देता है। बहुत सामान्य बात है। 5 देशों में प्रभावशाली तरीके से घूमने के बाद उनके अहंकार में अभूतपूर्व वृद्धि समझ में आती है। एक अन्य फीनिक्स शिष्य ने कंधे उचकाए, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से गलत प्रतिद्वंद्वी मिल गया। ऐसा लगता है जैसे हमें उन 5 राष्ट्रों के नौसिखियों के समूह के समान मान लिया गया है जो देखने लायक भी नहीं है। हाँ, आखिरकार वह ब्लू विंड से है। मुझे लगता है कि उसके पास इतना ही बड़ा दायरा है। फीनिक्स शिष्य ने अपनी छोटी उंगली हिलाते हुए अपने मुंह के कोनों को पीछे खींच लिया। दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के बैठने की जगह पर विभिन्न राजकुमार, बुजुर्ग और महल के स्वामी सभी तिरस्कार पूर्वक हंसे। हालांकि फैन हेंगकोंग की भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि उसकी निगाहें तेज और बादलों से घिरी हुई थीं। इस समय उसे एहसास हुआ कि उससे किसी बात को लेकर गलती हो गई है। मूल रूप से उसके मन में फैंग जिमिंग और बाकी लोगों के समान ही विचार थे, ये सोचकर कि यूचे ने डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय को चुनौती देने के लिए रैंकिंग टूर्नामेंट में आने की पहल की थी, क्योंकि वह जानता था जिसे वह छिपा नहीं सका। आखिरकार फीनिक्स वंश के साथ उसके पास चुनने के लिए केवल 2 ही विकल्प थे। एक को दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के प्रति वफादारी की शपथ लेनी थी और हमेशा के लिए दिव्य फीनिक्स संप्रदाय का सदस्य बनना था, ताकि उसके जीवन को सुरक्षित रखा जा सके। दूसरे को मरना था। उसके आने की पहल करने का मतलब ये हो सकता है कि उसने पहले वाले को चुन लिया है। यदि उसने दिव्य फीनिक्स संप्रदाय को उसे खोजने की अनुमति दी, तो इसका स्पष्ट अर्थ ये था कि उसने बाद वाले को चुना। फैंग हेंगकोंग ने हमेशा सोचा था कि वह बिना किसी रोक टोक के अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए रैंकिंग टूर्नामेंट में आ रहा था। क्या वह जानबूझकर खुद को डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय के सामने प्रदर्शित कर रहा था, जिससे उन्हें साबित हुआ कि वह बेकार नहीं था, कि उसके पास डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय में प्रवेश करने की योग्यता थी। लेकिन अब एक बार जब उनके वे शब्द सामने आए, तो ये स्पष्ट था कि वह दिव्य फीनिक्स संप्रदाय को भड़का रहे थे और प्रत्येक मैच में अपने विरोधियों पर जानबूझकर संक्षिप्त प्रहार। अगर ऐसा सोचा जाए तो वह दिखावा भी नहीं कर रहा था और इसके बजाय दिव्य फीनिक्स संप्रदाय का प्रदर्शन कर रहा था। आखिर वह क्या करना चाहता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह सचमुच सोचता हो कि उसके पास दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के खिलाफ लड़ने की योग्यता और क्षमता है? हाँ, तो आपका मतलब है कि आप ब्लू विंड नेशन का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं और इस सत्र के रैंकिंग टूर्नामेंट में पहला स्थान हासिल करने के लिए डिवाइन फीनिक्स एम्पायर को हराना चाहते हैं। फेक फेयान हल्की सी हंसी। हालांकि वह हंसे, लेकिन उनमें जरा भी भावना नहीं थी। अभी उनके विचार लगभग फैंग हेंगकोंग के समान थे। उनके यहाँ आने का कारण अपने समर्पण के साथ दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के साथ समझौता करना नहीं था, इसके बजाय वह स्पष्ट रूप से बल प्रयोग करना चाहता था। फैंग फियान ने अंदर ही अंदर व्यंग्य किया। युनचे के पास केवल 19 साल की उम्र में इतनी ताकत थी कि वह डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय में अपने साथियों के ऊपरी स्तरों के बराबर थी। जहां तक उनकी लेवल स्किपिंग क्षमताओं का सवाल है, वे लगभग अकल्पनीय थी। आज अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन के साथ, यदि वह स्थायी रूप से डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय का सदस्य बनने के इच्छुक होते, तो एक बुजुर्ग के रूप में वह अनुमोदन करने वाले पहले व्यक्ति होते। भले ही उसने नाराज किया हो अतीत में 13वें राजकुमार, वह भी एक अतीत बन सकता है। उनका मानना था कि फैंग हेंगकोंग और अन्य बुजुर्ग भी एक ही राय के थे। आखिरकार कोई भी संप्रदाय बेकार व्यक्ति नहीं चाहेगा और कोई भी संप्रदाय आश्चर्यजनक रूप से प्रतिभाशाली युवा शिष्य को अस्वीकार नहीं करेगा। उसने पहले सोचा था कि युनचे ने बाहर निकलने का रास्ता खोल दिया है, इतना कि वह दिव्य फीनिक्स संप्रदाय में कोई नीचा पद भी हासिल कर सकता है, लेकिन वह सिर्फ मौत का रास्ता चुनना चाहता था।
ये घोषणा करने का साहस करते हुए कि आप 7 देशों की रैंकिंग टूर्नामेंट में हमारे दिव्य फीनिक्स साम्राज्य को हरा देंगे, आप हमेशा से पहले व्यक्ति हैं। फैंग फियान ने नकली मुस्कान दिखाई, यहाँ तक कि मैं भी अचानक कुछ हद तक आपकी निर्भीकता की प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने जो कहा वह साहस था। साहस क्या? साहस नहीं, स्वाभाविक रूप से उपहास का तत्व अपेक्षाकृत अधिक था। हालांकि ये पहला स्थान शब्दों के साथ महसूस नहीं किया जाएगा और भ्रम के साथ भी महसूस नहीं किया जाएगा, बल्कि यह इस पर निर्भर करेगा कि आपके पास ऐसी योग्यताएं और ताकत हैं या नहीं। कुछ लोगों के लिए फैंग फियान की आवाज भारी हो गई, क्योंकि उसकी नजर दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के 10 भाग लेने वाले गहन चिकित्सकों की ओर गई। मेरे फीनिक्स शिष्यों, क्या आप इसे समझ गए? ब्लू विंड नेशन के गहन अभ्यासी ने पहले ही आपके लिए चुनौतियां जारी कर दी हैं और यह भी घोषणा की है कि वह इस रैंकिंग टूर्नामेंट में पहला स्थान लेगा। तुम में से कौन आगे जाएगा? उन्होंने जो कहा वह था, कौन सा? एक टीम के रूप में नहीं लड़ना। यूचे अकेला था। भले ही दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के सभी 10 लोगों को भेजा जाना बिल्कुल भी नियमों का उल्लंघन नहीं होगा, ये निस्संदेह दूसरों का मजाक उड़ाएगा। और अपने दिव्य फीनिक्स संप्रदाय की गरिमा के साथ उन्होंने निश्चित रूप से महसूस किया कि ऐसा करना उनके अधीन था। इसलिए फैंग फियान का मतलब स्पष्ट रूप से सिर्फ एक व्यक्ति को भेजना था, फिर भी दूसरा अर्थ स्पष्ट रूप से था, कोई भी यादृच्छिक व्यक्ति आसानी से यूचे को हरा देगा। जैसे ही फैंग फियान की आवाज गिरी, फीनिक्स शिष्यों में से एक व्यक्ति धीमे कदमों से बाहर चला गया। चलते चलते उसने हल्के लेकिन फीके स्वर में कहा, अभी दोपहर के लगभग 5 बज रहे हैं, बस 2 घंटे और आसमान में अंधेरा छा जाएगा। लेकिन प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आग की खोज का कल का मामला स्वर्ग से भी अधिक महत्वपूर्ण है और पूर्व तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता है। इसलिए यह मैच जल्दी खत्म होना चाहिए। जैसे ही वह बोला, वह आदमी पहले ही धीरे से ऊपर तैरने लगा था। उसके फीनिक्स कपड़े फड़फड़ा रहे थे और सुनहरे प्रकाश की कई चमकदार धाराएं सामने आ रही थी। फिर फीनिक्स स्टेज के शीर्ष पर एक हल्के पंख की तरह उतरा। उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ यूचे की ओर देखा। तो यह मैच इस राजकुमार को करने दो। आह, ये 14वां राजकुमार है। दर्शकों के बैठने की जगह से स्तब्ध कर देने वाली चीखों की लहर आ गई। ये परिणाम पूरी तरह से उनकी उम्मीदों से परे था। 14वां राजकुमार वास्तव में यूचे से निपटने के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करेगा। क्या यह उसके बारे में बहुत ऊंची सोच नहीं है? क्या तुमने सुना कि 14वें राजकुमार ने क्या कहा? वह समय बचाने और लड़ाई जल्दी खत्म करने के लिए ऐसा कर रहा है। आखिरकार कल प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क में प्रवेश करने का दिन है। जो फीनिक्स मंच पर कूद गया और यूचे के सामने खड़ा हो गया, वह आश्चर्यजनक रूप से दिव्य फीनिक्स साम्राज्य का 14वां राजकुमार था, जिसके पास भयानक योग्यता थी, जिसकी गहन शक्ति सम्राट प्रोफाउंड रियलम रैंक 8 जितनी महान थी। फैंग जिलुओ यूचे का सामना करते हुए वह युद्ध से पहले किसी भी प्रकार की चिंता के बिना मंद मुस्कुराया। फैंग हेंगकोंग ने गुप्त रूप से सिर हिलाया। यूचे से युद्ध करने के लिए फैंग जिलुओ का उपयोग करना वह परिणाम भी था जिसे वह देखना चाहता था। भले ही यूचे ने पहले सब कुछ पार कर लिया था और उसने जो युद्ध शक्ति प्रदर्शित की थी वह सम्राट प्रोफाउंड दायरे के चौथे स्तर के आसपास थी, फिर भी 10 फीनिक्स शिष्यों में से कोई भी उसे कुचल सकता था। हालांकि कोई भी गारंटी नहीं दे सकता था कि यह सब यूचे की ताकत होगी। यदि उसने इसे कुछ हद तक छिपाया होता और उसके पास अत्यंत शक्तिशाली तुरुप के पत्ते भी होते, तो उसके साथ युद्ध करने वाले फीनिक्स शिष्यों के जीतने की नहीं बल्कि हारने की भी संभावना होती। भले ही यह संभावना न के बराबर थी, भले ही यह 1 अरब में अवसर में से केवल एक ही था, फिर भी वे बिल्कुल भी उतावले नहीं हो सकते थे, क्योंकि दिव्य फीनिक्स संप्रदाय, जो पूरे 5000 वर्षों तक प्रोफाउंड स्काई में सबसे शक्तिशाली रहा था, हारना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उन्हें बिल्कुल भी हारना नहीं चाहिए। लेकिन अगर यह फैंग जिलुओ होता जो मंच पर आता, तो निश्चित रूप से नहीं होता खोने की संभावना। साथ ही मंच पर आते समय फैंग जिलुओ ने जो पंक्तियां बोली, वे भी अविश्वसनीय रूप से सरल थीं। उन्होंने यूचे के प्रति अपने उच्च सम्मान को जरा भी उजागर नहीं किया, बल्कि यह एक प्रकार की कृपालुता थी, क्योंकि यूचे के साथ व्यक्तिगत रूप से आदान प्रदान करने का कारण समय बचाना था, जो साफ कह रहा था कि वह एक हथेली उठाने के प्रयास से यूचे को आसानी से हरा सकता है। फैंग फियान ने सिर हिलाया। ये भी ठीक है, ऐसा लगता है। पूरे दिन मैच देखने से 14वें राजकुमार के हाथों में भी कुछ खुजली होने लगी। फिर दिव्य फीनिक्स साम्राज्य 14वें राजकुमार फैंग जिलुओ को यूचे के साथ युद्ध करने देगा। भले ही हमारे दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में 10 भाग लेने वाले लोग हैं, फिर भी हम अनुचित संख्या लाभ के माध्यम से किसी पर अत्याचार करने से घृणा करते हैं।
प्रोफाउंड स्काई रैंकिंग टूर्नामेंट का 29वां सत्र, वह लड़ाई जो पहले और दूसरे स्थान का फैसला करती है, अब शुरू होती है। अपनी हथेली हिलाते हुए फैंग फियान ने साफ और संक्षिप्त रूप से मैच शुरू करने का आदेश जारी किया। वाह! फैंग जिलुओ ने अपनी भुजाएं ऊपर उठाईं, जैसे उसकी हथेली के बीच में झुलसाने वाली गर्म लपटों का एक गोला जल रहा था। यू चे की ओर देखते हुए उन्होंने फीकी मुस्कान के साथ कहा, यू चे, भले ही मुझे नहीं पता कि तुम्हें अपना आत्मविश्वास कहाँ से मिला, तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा कि तुम्हारा यह आत्मविश्वास कितना हास्यास्पद है। आप और वे जो आपसे पराजित हुए, दो अलग अलग स्तरों के प्राणी हैं, जबकि मैं और तुम भी एक ही हैं। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक मौका दूंगा ताकि तुम मेरे दिव्य फीनिक्स संप्रदाय की अद्वितीय फीनिक्स लपटों का ठीक से अनुभव कर सको। फीनिक्स लपटों का अनुभव करें। युनचे ने उसी मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, यह आवश्यक नहीं होगा। फीनिक्स की लपटें हूँ, मैं अभी तक नहीं कह सकता कि कौन किसका अनुभव करेगा। युनचे ने अपनी हथेलियां फैलाईं और लाल रंग की फीनिक्स की लपटों का एक गोला बहुत तेजी से जल गया। आग की लपटें जिस ऊंचाई तक उठी, वह फैंग जिलुओ के हाथ में लगी फीनिक्स की लपटों से भी कहीं अधिक थी। कोलाहल। जैसे ही युनचे के हाथ में फीनिक्स की लपटें प्रकट हुई, पूरा मैदान तुरंत उड़ गया। फीनिक्स शिष्यों के सभी भाव एक साथ बदल गए। फैंग हेंगकोंग के साथ साथ फैंग फेयान और अन्य सभी ने अपनी भौहें बहुत सिकोड़ ली। हुआ मिंगहाई और लिंग जी चौंक कर लगभग अपनी सीटों के नीचे गिर पड़े। दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि युचे के पास फीनिक्स वंश है। जब उसने सीधे डिवाइन फीनिक्स साम्राज्य में अपने उकसावे की आवाज उठाई, तो ये दोनों पहले से ही काफी डरे हुए थे। लेकिन अब इस शर्त के तहत कि दिव्य फीनिक्स संप्रदाय ने उसके वंश के मामले का उल्लेख करने की पहल नहीं की, उसने वास्तव में दुनिया के सभी उत्कृष्ट लोगों के सामने अपनी मर्जी से फीनिक्स की लपटें प्रज्वलित की। वह विशेष रूप से यहाँ आ रहा था। क्या यह सिर्फ शिकायतों को हल करने के लिए था या अंत तक लड़ने के लिए था? देवताओं के विरुद्ध अध्याय 437 गर्म होना। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 437 गर्म होना। पीएच फीनिक्स फ्लेम। ये सही है। ये वास्तव में फीनिक्स लॉ की आभा है। किसी अन्य गहन अग्नि के लिए इसकी नकल करना असंभव है। युचे अचानक फीनिक्स की लपटों को कैसे प्रज्वलित करने में सक्षम है? क्या फीनिक्स की लपटों को प्रज्वलित करने के लिए आपके पास फीनिक्स वंश का होना जरूरी नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि युचे फीनिक्स वंश का है? युचे डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय का सदस्य नहीं हो सकता है, अन्यथा वह ब्लू विंड नेशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्यों सामने आएगा और डिवाइन फीनिक्स साम्राज्य को भड़काने की हिम्मत क्यों करेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि वह डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय के वंश का है जो लीक हो गया है? उद्धरण चिन्ह। लेकिन दिव्य फीनिक्स संप्रदाय फीनिक्स की रक्तरेखा को जरा भी लीक होने की अनुमति नहीं देगा। युनचे द्वारा जलाई गई फीनिक्स की लपटों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि आखिरी मैच की शुरुआत में ऐसा अप्रत्याशित दृश्य सामने आएगा। पूरे दर्शकों की बात तो छोड़िए, यहाँ तक कि 4 ग्रेट सेक्रेड ग्राउंड्स के दर्शकों की अभिव्यक्ति भी हैरान कर देने वाली थी। अरे, ऐसा लग रहा है कि मंच पर एक बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू होने वाला है। ये जिंगा ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, जैसे कोई नाटक देख रहा हो। लिंग कुन पर एक नजर डालते हुए उसने आलस्य से पूछा, एडलिंग, ऐसा प्रतीत होता है कि आप इस बारे में बहुत अधिक आश्चर्यचकित नहीं हैं, क्योंकि 2 साल पहले मुझे पहले से ही पता था कि इस बच्चे में फीनिक्स वंश है। लिंग कुन ने उत्तर दिया, ओह, मेरा अनुमान सही था। ये दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के दबाव के कारण था कि वह इस 7 नेशन में भाग लेने आया था, इस खून खराबे के मामले को निपटाने के लिए रैंकिंग टूर्नामेंट। बात सिर्फ इतनी है कि जिस तरह से वह इसे निपटाने का इरादा रखता है वह काफी दिलचस्प है। मैं यंग हॉल मास्टर जैसा ही हूँ। आइए देखें इस कार्यक्रम में अगला आइटम क्या है। हालांकि मैं नहीं मानता कि यह ऊंचे बच्चा केवल मौत को दावत दे रहा है। लिंग कुन अपनी सीट पर झुक गया, वह भी एक नाटक देखने की मुद्रा में। फैंग फेयान युनचे के सबसे नजदीक था। उसे भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि युनचे वास्तव में उपस्थित सभी लोगों के सामने फीनिक्स लॉ को प्रज्वलित करने की पहल करेगा और इस तथ्य को उजागर करेगा कि उसके पास फीनिक्स वंश है। चूंकि स्थिति पहले से ही ऐसी बन चुकी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने चुप रहने की जहमत नहीं उठाई। जब उसने सख्ती से कहा, तो उसकी भौहें तन गईं। युनचे, मेरा संप्रदाय रैंकिंग टूर्नामेंट के बाद हमारे दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के वंश पर आपके स्वामित्व के मामले को निपटाने की योजना बना रहा था, ताकि यह इस रैंकिंग टूर्नामेंट के पाठ्यक्रम को प्रभावित न करे, लेकिन ऐसा लगता है कि आप अब खुद को रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, मैं अब और नहीं रुक सकता। युनचे एक तरफ झुक गया। उसका चेहरा ठंडा और गंभीर था, बिना किसी डर के, क्योंकि आप दिव्य फीनिक्स संप्रदाय हैं, मुझे स्पष्टीकरण देना होगा।
यूचे के शब्द स्पष्ट दिन पर गड़गड़ाहट की तरह थे, जिसने सभी दर्शकों को चौंका दिया। 7 राष्ट्रों के शक्तिशाली स्वामी अटल दिव्य फीनिक्स संप्रदाय उनका ऋणी है। कोई स्पष्टीकरण? वह ब्लू विंड का एक गहरा अभ्यासी वास्तव में चाहता है कि दिव्य फीनिक्स संप्रदाय उसे स्पष्टीकरण दे। फैन फियान स्तब्ध था, फिर उसे समझ नहीं आया कि उसे गुस्सा होना चाहिए या हंसना चाहिए। दिव्य फीनिक्स संप्रदाय को आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए। हा, मैंने अपने पूरे जीवन में इस जैसा मजेदार चुटकुला कभी नहीं सुना। यूनचे अभिव्यक्तिहीन थे क्योंकि उन्होंने प्रत्येक शब्द को स्पष्ट रूप से बताया। आधे साल पहले ब्लू विंड इंपीरियल सिटी में मेरी पत्नी कैंगयू और मैं शाही महल में अपनी शादी का जश्न मना रहे थे। उस दिन पूरे देश को हमारे साथ जश्न मनाना था और खुशी से सराबोर होना था। लेकिन यूचे की निगाहें बदल गईं और उनका ध्यान सटीक रूप से 13वें राजकुमार फैंग ज़िचिन पर केंद्रित हो गया, जो दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के बैठने की जगह पर बैठे थे। आपके दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के 13वें राजकुमार फैंग ज़िचिन वास्तव में 2 लोगों को बिना मांगे अपने साथ ले आए। उन्होंने बिना किसी कारण के न केवल मेरी शानदार शादी को बर्बाद कर दिया, बल्कि उन्होंने मुझे मौके पर ही जान से मारने की धमकी भी दी। यदि यह बात न होती कि यह 13वां राजकुमार थोड़ा कमजोर था और मेरे द्वारा उसे पीट कर गंभीर रूप से घायल कर भगा दिया गया होता, तो शायद मैं बिना किसी कारण के अपनी शादी के दिन ही मर जाती। मुझे पहले दिव्य फीनिक्स संप्रदाय से कोई शिकायत या शत्रुता नहीं थी, फिर भी आप लोग केवल हास्यास्पद शब्द रिक्त रेखा के आधार पर मेरी जान लेना चाहते थे। क्या यह आपके दिव्य फीनिक्स संप्रदाय का काम करने का तरीका है? यदि आप लोग अभी भी कुछ चेहरा बचाना चाहते हैं, तो क्या आपको उपस्थित सभी लोगों के सामने मुझे स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? यूचे के नेक शब्द अंदर तक चौंकाने वाले थे। वह डिवाइन फीनिक्स सिटी में डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय के मुख्यालय में डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय के मुख्य सदस्यों और 3 मिलियन प्रोफाउंड स्काई लोगों के सामने एक व्यक्ति था। फिर भी उसे कोई डर नहीं था, क्योंकि उसने प्रोफाउंड स्काई के इस अतुलनीय रूप से विशाल नंबर 1 संप्रदाय पर गंभीरता से सवाल उठाया था। महाद्वीप सदमे के अलावा इस पर हर किसी की प्रतिक्रिया अभी भी चौंकाने वाली थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ब्लू विंड नेशन का एक युवा अभ्यासी भी होगा, जो 20 तक नहीं पहुंचा होगा, बिना किसी डर के पूरे डिवाइन फीनिक्स सेट पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाएगा। ये कितना साहसिक था, कितना साहसी, कितना बहादुर। और यूचे के शब्दों ने कमोबेश पूरे दर्शकों को यूचे और डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय के बीच शिकायतों का एक बुनियादी सारांश दिया था। स्पष्ट रूप से, जब डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय को पता चला कि यूचे के पास फीनिक्स वंश है, तो उन्होंने फैंग ज़िचिन को रैंकिंग टूर्नामेंट निमंत्रण पत्र देने और यूचे को संभालने के लिए भेजा। क्योंकि आधे साल पहले ठीक वही समय था जब 6 देशों को उनके निमंत्रण पत्र प्राप्त हुए। हर कोई जानता था कि उनका वंश दिव्य फीनिक्स संप्रदाय का सबसे बड़ा निषेध था, और यह समझ में आता था किसी भी संप्रदाय के लिए वे अपनी मूल तकनीकों को लीक होने की अनुमति नहीं देंगे। पूरे दिव्य फीनिक्स संप्रदाय की आत्मा फीनिक्स वंश की तो बात ही छोड़ दें। लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह 13वां राजकुमार फैंग ज़िचिन इस कठोर स्वभाव वाले यूनचे के सामने अपना कौशल नहीं दिखा सका, और इसके बदले उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। नुकसान? फैंग ज़िचिन का पूरा चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया, क्योंकि हर किसी की नजर उसे ऐसा महसूस करा रही थी जैसे वह पिन और सुइयों पर बैठा हो। पूरे दर्शकों के सामने यूचे ने वास्तव में उस दिन की घटनाओं के बारे में बताया था। एक दिव्य फीनिक्स राजकुमार के रूप में न केवल उसने अपनी गरिमा खो दी थी, उसका चेहरा पूरी तरह से नष्ट हो गया था। उसने फैंग ज़िमिंग और फैंग हेंगकोन को जो झूठ बोला था, वह भी निस्संदेह उजागर हो गया था। उसने अपनी मुट्ठियां मजबूती से कस ली, क्योंकि उसे अचानक चक्कर आ गया। वह इतना उदास हो गया कि वह लगभग तुरंत बेहोश हो गया। अन्य राजकुमारों के चेहरे पर जो भाव उसे देख रहे थे, वे ज्यादातर उसके दुर्भाग्य के लिए हर्षित प्रसन्नता के थे। फैंग ज़िमिंग तुरंत अपनी सीट से खड़े हो गए और कठोर स्वर में दहाड़ते हुए बोले, अपमान! हमारे दिव्य फीनिक्स संप्रदाय ने 5000 वर्षों से सदैव हमारी रक्त रेखा की रक्षा की है, और कभी भी हमारी रक्त रेखा का एक अंश भी बाहर नहीं जाने दिया है। ये बात हर कोई जानता है। फिर भी तुम एक कमीने और मिश्रित नस्ल के हो, जिसे हमारे संप्रदाय ने गलती से बाहर भटकते हुए छोड़ दिया। मेरे दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के क्षेत्रीय नियमों के अनुसार आप या तो मेरे दिव्य फीनिक्स संप्रदाय में लौट आएं और अनंत काल तक जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, या आपको मेरे संप्रदाय के प्रतिबंध प्राप्त होंगे। मृत्यु। मेरा 13वां भाई कितना प्रतिष्ठित था, उसके लिए आपके मामले को व्यक्तिगत रूप से निपटाना पहले से ही आपको आकाश जैसा महान चेहरा और मौका दे रहा था। यदि आप दिव्य फीनिक्स संप्रदाय में वापस नहीं लौटते हैं, तो आपको मारना अधिक सही और उचित होगा। यहाँ इतना बड़ा उपद्रव करने के लिए तुम्हारे पास क्या मुंह है?
हा 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 हा। युनचे ने हार्दिक हंसी भरी और उत्तर में पूछा, सही और उचित। बकवास। मैं यूचे ब्लू विंड नेशन में पैदा हुआ, ब्लू विंड नेशन में बड़ा हुआ। मैंने कभी भी आपके दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के किसी भी संसाधन का उपयोग नहीं किया है। नहीं, मुझे कभी आपके दिव्य फीनिक्स संप्रदाय से थोड़ी सी भी कृपा प्राप्त हुई है। मैंने कभी भी आपके दिव्य फीनिक्स संप्रदाय से एक कौर पानी भी नहीं पिया है। फिर भी आप इस बारे में बात करना शुरू कर देते हैं कि क्या मैं वापस लौटूंगा और समर्पण करूंगा या मर जाऊंगा। वास्तव में आपके पास अभी भी सही और उचित कहने का चेहरा है। किस आधार पर? इस आधार पर कि आपके पास हमारे दिव्य फीनिक्स संप्रदाय की वंशावली है। इस आधार पर कि तुम एक कमीने हो जो मेरे दिव्य फीनिक्स संप्रदाय से निकला है। फैंग जिमिंग ने सख्त आवाज में कहा। क्या मजाक? युनचे ने तिरस्कार के साथ ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, फिर आप किस आधार पर सोचते हैं कि मुझमें फीनिक्स वंश आपके दिव्य फीनिक्स संप्रदाय से आता है? क्या इसे भी साबित करने की जरूरत है? फैंग जिमिंग भी ठंडी हंसी के साथ लौटे। मेरे संप्रदाय की फीनिक्स वंशावली फीनिक्स भगवान की कृपा से आती है और इस प्रकार आज दिव्य फीनिक्स संप्रदाय में विकसित होने में सक्षम है। पूरे प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप में केवल हमारे दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के पास ही फीनिक्स रक्त रेखा है। क्या ऐसा है? यूचे ने धीरे से कहा। फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी फीनिक्स वंशावली फीनिक्स भगवान की किसी अन्य विरासत से नहीं आती है? फीनिक्स दिव्य जानवर बहुत पहले प्राचीन युग में गायब हो गया था। आपके द्वारा बोला गया फीनिक्स गॉड, फीनिक्स डिवाइन बीस्ट द्वारा अपनी वंशावली को पीछे छोड़ने के उद्देश्य से फैलाई गई एक छोटी आत्मा इकाई है। दुनिया के विभिन्न कोनों में बिखरे हुए, यहाँ तक कि एक ही महाद्वीप में केवल एक ही नहीं बल्कि कई लोगों के प्रकट होने का मौका है। आप विरासत हासिल कर सकते हैं। आप किस आधार पर सोचते हैं कि दूसरे नहीं हासिल कर सकते? जैसे ही युनचे के ये शब्द बोले गए, दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के लोगों के भाव एक साथ बदल गए। फेक फियान का चेहरा अचानक काला पड़ गया और वह धीरे से दहाड़ने लगा, ढीठ नौजवान। वास्तव में मेरे संप्रदाय के फीनिक्स भगवान को अपवित्र करने का साहस करने के लिए तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहीं और अभी नहीं मारूंगा? हाँ, तुम्हारे साथ जुबानी जंग लड़ना वास्तव में मेरी ऊर्जा बर्बाद कर रहा है। युनचे ने एक व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी की। उसके सामने हवा की तेज आवाज के साथ ड्रैगन फॉथ फेन जिलुओ की ओर इशारा करते हुए उछला, जैसे फीनिक्स की लपटें तलवार के शरीर पर विस्फोटक रूप से जल रही थी। क्या तुमने नहीं कहा कि मैं यूचे तुम्हारे दिव्य रूप से लीक हुआ एक कमीना हूँ फीनिक्स संप्रदाय? ठीक है, फिर मैं ये देखना चाहूंगा कि क्या मेरे जैसी उम्र का कोई व्यक्ति है जो मुझे यहाँ गिरा सकता है। यदि आपके दिव्य फीनिक्स संप्रदाय की युवा पीढ़ी जो रूढ़िवादी वंशावली रखती है के पास कोई भी नहीं है जो मुझे हरा सके, तो क्या ये साबित नहीं होगा कि आप लोग सच्चे कमीने हैं? सचमुच कितना बेतुका। यदि हर किसी की निगाहें उस पर नहीं थी, पवित्र मैदान बगल में था क्योंकि यह 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट का क्षेत्र भी था, तो फैंग फियान वास्तव में चाहता था कि वह अपनी स्थिति की उपेक्षा कर सके। महान बुजुर्ग और व्यक्तिगत रूप से ऊपर जाते हैं और एक थप्पड़ के साथ युनचे की जान ले लेते हैं। दैवीय फीनिक्स संप्रदाय की शक्ति और प्रभाव के साथ जिसने दुनिया पर अपनी ताकत थोप दी, उनके सामने कौन डर से नहीं कांपता था और सम्मानपूर्वक कार्य नहीं करता था? किसी ने कभी भी दिव्य फीनिक्स संप्रदाय की गरिमा को इस तरह चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी। उन्होंने युनचे की ओर इशारा किया और उदास भाव से कहा, ठीक है, बहुत अच्छा। एक कमीने के रूप में जिसका शरीर हमारे फीनिक्स के खून से बहता है, तुम वास्तव में अभी भी इतना बेलगाम और अहंकारी होने का साहस करते हो। बहुत अच्छा। 14वें राजकुमार, पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं। इस कमीने को समझने दो कि शुद्ध और वास्तविक फीनिक्स रक्तरेखा क्या है। महान बुजुर्ग, निश्चिंत रहें। फैंग जिलुओ ने उदासीनता से उत्तर दिया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने सीधे युनचे की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, हाँ हाँ, मैं मूल रूप से केवल यही चाहता था कि आप तुरंत फीनिक्स स्टेज से उतर जाएं। लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। अगर बाद में मैं गलती से फिसल गया और आपके अंग और रक्त रेखा को अपंग कर दिया, तो मुझे दोष न दे, ठीक है? मुझे बस इस बात का डर है कि जो अपंग होगा वह तुम होगे। युचे ने ठंडे स्वर में कहा, जब मौत आपकी गर्दन पर है तब भी ढीठ बने रहना वास्तव में हास्यास्पद फिर भी दयनीय है। फैंग जिलुओ ने अपनी भुजाएं ऊपर उठाईं और उसके हाथों की हथेलियां एक साथ फीनिक्स की लपटों से जल गईं। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, फैंग हेंगकोंग से एक गहन ऊर्जा ध्वनि संचरण अचानक उसके कानों तक पहुंचा। दुश्मन को कम मत समझो, अपनी पूरी ताकत से हमला करो, उसे तुरंत मार डालो। फैंग जिलुओ थोड़ी देर के लिए ठिठक गया, फिर उसके हाथों की मुद्रा अचानक बदल गई, जैसे कि एक लाल रंग की बिजली उसके हाथों के बीच से होकर गुजरी, फिर लगभग 8 फीट लंबे लांस में बदल गई जो गर्म लोहे की तरह पूरी तरह से लाल रंग का लाल था।
ये सम्राट गहन हथियार है। दिव्य फीनिक्स लांस। 14वें राजकुमार ने वास्तव में शुरू से ही डिवाइन फीनिक्स लांस का उपयोग किया था। ऐसा लगता है कि महामहिम पूरी तरह क्रोधित हैं। मेरा मानना है कि यह युनचे को सबसे तेज गति से बुरी तरह से खो देगा, जिससे वह फिर से बोलने में असमर्थ हो जाएगा। एक बार डिवाइन फीनिक्स लांस बैग से बाहर आ गया, अंदाजा लगाओ महामहिम को उसे हराने के लिए कितनी चालों की आवश्यकता होगी। एक दिव्य फीनिक्स शिष्य ने इत्मीनान से कहा, 7 चालें। एक अन्य फीनिक्स शिष्य ने लापरवाही से उत्तर दिया, 7 चालें। आप वास्तव में उस ब्लू विंड बबुआ के बारे में बहुत अधिक सोच रहे हैं। उसके सामने फीनिक्स शिष्य ने अपने होठों को काफी हद तक सिकुड़ लिया, फिर उपहास किया, अधिक से अधिक 5 चालों में वह लड़का इस हद तक जल जाएगा कि उसका जैविक पिता उसे पहचान नहीं पाएगा। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 438 ड्रैगनफॉल्ट डिवाइन फीनिक्स। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 438 ड्रैगनफॉल्ट डिवाइन फीनिक्स। एक सम्राट गहन तलवार, एक सम्राट गहन भाला। केवल 2 सम्राट गहन हथियारों की मात्र आभा ने फीनिक्स स्टेज के ऊपर की हवा को विकृत कर दिया। फैंग जिलुओ ने अपनी आंखें घुमाई और यूचे के ड्रैगनफॉल्ट पर नजर डाली, क्योंकि उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठी हुई थी। उसके हाथों में दिव्य फीनिक्स लांस का इतिहास 3000 साल से अधिक था। उसने कई लड़ाइयों और शोधन का अनुभव किया था और बहुत पहले ही एक चेतना विकसित कर ली थी। दिव्य फीनिक्स संप्रदाय की युवा पीढ़ी का केवल सबसे मजबूत अभ्यासी ही इसे धारण करने के योग्य था। एक बार दिव्य फीनिक्स लांस बाहर आया तो कई अन्य लांस कांपने लगे, लेकिन इस समय फीनिक्स स्टेज पर ड्रैगनफॉल्ट की आभा वास्तव में इसके खिलाफ परस्पर प्रतिस्पर्धा कर रही थी। दोनों ही लाइमलाइट साझा कर रहे थे। जिस दिव्य फीनिक्स लांस पर उसे बहुत गर्व था, वह वास्तव में ब्लू विंड प्रैक्टिशनर की सम्राट प्रोफाउंड भारी तलवार को दबाने में असमर्थ था। लेकिन बहुत जल्दी उसका ध्यान ड्रैगनफॉल्ट से हट गया। उसके हाथों में सम्राट प्रोफाउंड तलवार के बारे में भूल जाओ। भले ही वह तानाशाह प्रोफाउंड तलवार हो, फिर भी उसे कोई परवाह नहीं होगी। उसने एक हाथ से लांस को आराम से सहारा दिया और उसका दूसरा हाथ युनचे की ओर बढ़ गया। युनचे के प्रति अपने मन में जो तिरस्कार था, उसे न छिपाते हुए पूरे शरीर में खुलेपन के साथ उन्होंने कहा, अपना कदम उठाओ। एक कमीने के खिलाफ पहला कदम उठाना मेरी गरिमा के अनुरूप है, जिसने अपनी क्षमताओं को अधिक महत्व दिया है। वास्तव में मैं बस इसके विपरीत महसूस करता हूँ। युनचे आगे बढ़ते हुए ठंडे स्वर में हंसा। फीनिक्स की आग की लपटें उसके पूरे शरीर पर तेजी से भड़क उठी, जो तेजी से ड्रैगनफॉल्ट की ओर फैल गईं। जैसे ही वह सीधे फैंग जिलुओ की ओर आगे बढ़ा, एक चौंकाने वाली आभा अचानक ज्वालामुखी विस्फोट की तरह फूट पड़ी। अपनी ताकत को बलपूर्वक बढ़ावा देने के लिए स्काई प्रोफाउंड यूनिवर्सल पैलेट पर भरोसा करते हुए युनचे की वर्तमान में समग्र ताकत उस स्तर को पार कर गई है जो वह पहले थी, जब वह फैंग चिहो से लड़ रहा था। और गहन शक्ति में प्रत्येक वृद्धि के साथ एक सामान्य गहन अभ्यासी की तुलना में उसकी समग्र शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। इसलिए भले ही उसे स्तर में इतने विपरीत स्तर का सामना करना पड़ा, फैंग जिलुओ जिसने फैंग चिहो को पीछे छोड़ दिया, फिर भी वह डरा नहीं था। आभा थोपना बुरा नहीं है, हालांकि ये किसी काम का नहीं है। आश्चर्यजनक प्रभावशाली आभा से भरी यूचे की धधकती भारी तलवार के हमले का सामना करते हुए फैंग जिलुओ के चेहरे पर अभी भी एक उदासीन मुस्कान थी। इत्मीनान की मुद्रा में उसका दाहिना हाथ, जिसने दिव्य फीनिक्स लांस को पकड़ रखा था, अभी भी क्षैतिज था, बिना किसी संकेत के कि वह अपने लांस से हमला कर रहा था। केवल उसका बायां हाथ धीरे धीरे बढ़ा, लापरवाही से फीनिक्स आग की किरण छोड़ रहा था जो बिजली की तरह तेज थी। RIIIP। ड्रैगनफॉल्ट के ऊपर फीनिक्स की लौ आकाश में फैंग जिलुओ की अग्नि किरण से टकरा गई, जिससे एक क्षणिक कान भेदी फाड़ने वाली ध्वनि उत्पन्न हुई। 2 लौ की चमक ने तुरंत धुएं के गुच्छे पैदा कर दिए। ड्रैगनफॉल्ट के शीर्ष पर फीनिक्स लौ फट गई जैसे कि वह कागज हो, तुरंत तो हिस्सों में बदल गई। दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के गहन अभ्यासकर्ताओं और फीनिक्स शिष्यों के चेहरे पर उपहास प्रकट हो रहा था, क्योंकि वे इस बात पर उपहास कर रहे थे कि यूचे ने खुद को कितना अधिक महत्व दिया था। लिंगजी और हुआ मिंगहाई का दिल तुरंत उनके गले तक पहुंच गया। यूचे के प्रहार की भव्य आभा अतुलनीय रूप से बड़ी थी, लेकिन फैंग जिलुओ एक भयानक 8वें स्तर का सिंहासन था। फैंग जिलुओ की पूरी तरह से जबरदस्त ताकत के सामने उसकी अनुचित ताकत को बिल्कुल भी खतरनाक नहीं कहा जा सकता है। ये कहना कि वह एक भी झटका झेलने में असमर्थ था, कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। अरे कूड़ा तो कूड़ा है। फैंग जिलुओ का चेहरा तिरस्कार से भर गया था, लेकिन जैसे ही उसने अपना उपहास प्रकट किया, वह तुरंत उसके चेहरे पर आ गया। उसने वास्तव में फीनिक्स की लौ को आसानी से तोड़ दिया था, लेकिन लौ के बाद एक पहाड़ जितनी बड़ी ताकत अचानक टूट पड़ी। ये बल अनुचित रूप से अत्याचारी था, और यहाँ तक कि थोड़ी देर के लिए उसकी सांस भी रुक गई थी।
युनचे द्वारा छोड़ी गई फीनिक्स लॉ सिर्फ साधारण फीनिक्स आग थी जिसमें फीनिक्स के वर्ल्ड ओड का उपयोग नहीं किया गया था। फीनिक्स ब्लडलाइन और वर्ल्ड ओड ऑफ द फीनिक्स दोनों को ध्यान में रखते हुए अगर फैंग ज़िलुओ साधारण फीनिक्स आग को नियंत्रित करना चाहते थे तो ये स्वाभाविक रूप से पाई जितना आसान था। हालांकि वह भारी तलवार की अद्वितीय क्रूर ताकत को तोड़ने में बिल्कुल असमर्थ था। फैंग ज़िलुओ चौंका और उसके हाथों में फीनिक्स लॉ तुरंत पूरी शक्ति के साथ फूट पड़ी। हालांकि युचे की भारी तलवार का दमन उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। उसका हाथ नीचे धंस गया क्योंकि उसका पूरा शरीर पीछे धकेल दिया गया था। उसकी निगाहें तेज हो गईं। जैसे ही उसने अपना दाहिना हाथ घुमाया, मूल रूप से गतिहीन दिव्य फीनिक्स लांस ने एक गुस्से वाली आभा छोड़ी जो आसमान तक पहुंच गई। एक विशाल क्रूर ज्वाला वाले जानवर की तरह ये ड्रैगन फॉल्ट की ओर जोर से टूटा। बूम! डिवाइन फीनिक्स लांस और ड्रैगन फॉल्ट में जोरदार टक्कर हुई क्योंकि अनगिनत फीनिक्स अग्नि किरणें बाहर की ओर निकली, बिखर गईं और लाल रंग की ज्वालानाग बन गईं, जिन्होंने आकाश को भर दिया। दोनों लोगों के बीच ऊर्जा का एक विशाल प्रवाह फूट पड़ा, बिल्कुल छोटे पैमाने के ज्वालामुखी विस्फोट की तरह। फैंग ज़िलुओ की निगाहें धुंधली हो गईं। फिर एक विस्फोटक शक्ति के साथ डिवाइन फीनिक्स लांस के शीर्ष पर फीनिक्स लॉ तुरंत कई गुना बढ़ गई, सीधे यूचे को हवा में गिरा दिया। टकराना! युनचे हवा में घूम गया और तेजी से 60 मीटर से अधिक दूर जा गिरा। पीछे हटने के कारण फैंग ज़िलुओ को भी एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि यह केवल एक कदम पीछे था, उसके लिए यह पहले से ही सबसे बड़ा अपमान था। लिंगजी और हुआ मिंगहाई ने अब राहत की लंबी सांस ली। भले ही एक को हवा में गिरा दिया गया था और एक, जिसने जल्दी से लांस से हमला किया था, एक कदम पीछे हट गया था, युचे और फैंग ज़िलुओ के बीच अंतर अभी भी था बहुत दूर। हालांकि उनमें से किसी को भी गंभीर हार का सामना नहीं करना पड़ा था और दिव्य फीनिक्स संप्रदाय की नंबर 1 प्रतिभा को एक कदम पीछे हटाना अभी भी सांत्वना देने वाला माना जाता था। बुरा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं। फैंग ज़िलुओ ने भाला उठाया और धीरे से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक मजबूत अभ्यासकर्ता की अभिव्यक्ति थी जो एक कमजोर व्यक्ति की प्रशंसा कर रहा था। मैंने इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। आप वास्तव में मेरी कल्पना से थोड़ा अधिक मजबूत हैं। हालांकि इसका मुख्य कारण यह है कि मैंने अपनी शक्ति का केवल 30% ही उपयोग किया है। आप फिर भी वे मुझे अपने दिव्य फीनिक्स लांस को एक बार घुमाने के लिए मजबूर करने में सक्षम थे, जो प्रशंसा के योग्य था। युनचे ने केवल शांत चेहरा बनाए रखा, मुस्कुराने की भी जहमत नहीं उठाई। बहुत अच्छा, चूंकि मैंने पहले ही डिवाइन फीनिक्स लांस का उपयोग कर लिया है, तो मैं आपको डिवाइन फीनिक्स लांस की शक्ति का ठीक से स्वाद चखने दूंगा। यद्यपि दोनों सम्राट गहन हथियार हैं, हथियार अभी भी मृत हैं। वे कितनी बड़ी शक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं यह अभी भी उसके मालिक पर निर्भर करता है। अपनी सम्राट तलवार को कसकर पकड़ो, मुझे थोड़ी देर और खेलने दो, केवल 2 या 3 चालों के बाद इसे मत गिराओ। फैंग ज़िलुओ ने एक जिज्ञासु की फीकी मुस्कान के साथ डिवाइन फीनिक्स लांस को अपनी छाती से क्षैतिज रूप से पकड़ रखा था, क्योंकि डिवाइन फीनिक्स लांस से आने वाली अदृश्य प्रभावशाली आभा ने आसपास के वातावरण को थोड़ा विकृत कर दिया था। युनचे के मुंह के कोने हिल गए, जिससे एक फीकी मुस्कान आ गई। फैंग ज़िलुओ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, इसमें किसी संदेह की कोई आवश्यकता नहीं थी, और वह नंबर 1 संप्रदाय, डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय के शीर्ष प्रतिभाशाली भी थे। हालांकि प्रतिभा शब्द अक्सर अहंकार शब्द के साथ मिलकर अस्तित्व में था, ये किसी भी स्तर पर सच था, विशेष रूप से तब जब उन्हें जीवन भर प्रशंसा और अन्य लोगों की प्रशंसा मिली हो। जहां तक उन लोगों की बात है जिनके साथियों में कभी कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था, भले ही वे ऊपर से विनम्र दिखते हों, उन्होंने बहुत पहले ही किसी को भी अपनी आंखों में न डालने की आदत बना ली थी। इसमें युनचे भी शामिल था। हालांकि युनचे के बारे में जो बात अलग थी वह ये थी कि यद्यपि वह घमंडी था, फिर भी वह जानबूझकर किसी प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंकता था। फिर खेल शुरू होने दीजिए, बेहतर होगा कि आप उनका अच्छे से स्वागत करें। फैंग ज़िलुओ ने दिव्य फीनिक्स लांस को घुमाया और उसके पूरे शरीर पर फीनिक्स की लपटें तुरंत जल गईं, क्योंकि हर दिशा में भीषण गर्मी की लहर दौड़ गई। फीनिक्स लॉ में लिपटा हुआ दिव्य फीनिक्स लांस एक ही समय में फीनिक्स चिल्लाते हुए लगातार कांप रहा था, जैसे कि वह जीवित हो। दरार! फैंग ज़िलुओ के पैरों के नीचे का फीनिक्स स्टेज अचानक टूट गया। इस बार फैंग ज़िलुओ पहले चले गए। उसके लंबे भाले को उठाने के साथ एक सुनामी जैसा ज्वलंत बवंडर युनचे की ओर आ गया। नीचे के टूटे हुए पत्थर बवंडर के कारण ऊपर उठ गए और हवा में ही बारीक पाउडर में बदल गए। आया, महामहिम अब थोड़े गंभीर लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में अच्छे मूड में नहीं है, क्योंकि उसे पहले डिवाइन फीनिक्स लांस का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था। एक फीनिक्स शिष्य ने टिप्पणी की। महामहिम बहुत लापरवाह थे, बस इतना ही। यदि उसने थोड़ा और बल जोड़ा होता
तो वही ऊंचे बववा संभवतः महामहिम को दिव्य फीनिक्स लांस का उपयोग कैसे करवा सकता था। लेकिन ऐसा लगता है कि महामहिम का मूड कुछ खराब होना सही है। ये ऊंचे बववा, हे, वह समाप्त हो गया है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि वह कितना दुखद होगा। फीनिक्स स्टेज के ऊपर का पूरा वातावरण पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गया था, क्योंकि एक भयानक आभा जो स्पष्ट रूप से हवा में फैल गई थी वह नग्न आंखों को दिखाई देने लगी थी। इस उल्लेखनीय मजबूत हमले के सामने यूचे की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। बर्निंग हॉर्ट खोलते हुए उन्होंने एक बढ़ती हुई फीनिक्स लॉ को प्रज्वलित किया, फिर निडरता से उसका सामना किया। अत्यधिक गहन ऊर्जा ड्रैगन फोर्ट में तब प्रवाहित हुई जब एक गिरता चंद्रमा डूबता सितारा बेरहमी से धधकते बवंडर पर टूट पड़ा। वह मौत को दावत दे रहा है। ये देखते हुए कि यूचे ने ना तो रुकावट डाली और ना ही पीछे हटे, बल्कि सक्रिय रूप से हमले का सामना कर रहे थे, प्रत्येक दिव्य फीनिक्स अभ्यासी के दिल में एक साथ 3 शब्द प्रकट हुए, बूम 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 बूम। जैसे गहन ऊर्जा विस्फोटों की एक श्रृंखला पागलपन से गूंज रही थी। बिखरती हुई फीनिक्स लॉ एक तूफान के साथ लाई गई बौछार की तरह थी जो पागलों की तरह नृत्य कर रही थी। दोनों के नीचे का फीनिक्स स्टेज अचानक अलग हो गया, जैसे महीन दरारें तेजी से फैल गईं, मकड़ी के जाले जैसी दिखने लगी। सबसे लंबी दरार सीधे फीनिक्स स्टेज के किनारे तक फैल गई। फीनिक्स स्टेज एक ऐसा स्थान था जहां दिव्य फीनिक्स संप्रदाय आंतरिक प्रतियोगिताओं का आयोजन करता था, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से अविश्वसनीय रूप से दृढ़ था। इसका निर्माण साधारण पत्थर से नहीं किया गया था, बल्कि सबसे कठोर जेड पत्थर से किया गया था। पिछली 6 देशों की लड़ाइयों में भले ही मैच तीव्र थे, फीनिक्स स्टेज का फुटपाथ थोड़ा सा भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। लेकिन अब दोनों के हथियारों की टक्कर से फीनिक्स स्टेज का एक बड़ा हिस्सा टूट गया था। वाह, ये कैसी ताकत है! 5 देशों के भाग लेने वाले अभ्यासकर्ताओं में से एक भी डर से कांप नहीं रहा था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था कि यह फीनिक्स स्टेज कितना कठिन था। तब भी जब उन्होंने अपना सब कुछ उपयोग कर लिया, उस पर हमला करने की ताकत के बावजूद वे एक छोटा सा छेद भी नहीं कर सके। ये शक्ति कितनी भयानक थी जिसने वास्तव में फीनिक्स स्टेज को विभाजित कर दिया था। बूम! विस्फोट की आखिरी गूंज के बाद बिखरती लौ और टूटे हुए पत्थर के बीच दोनों अलग हो गए। फिर वे फीनिक्स स्टेज के अलग अलग किनारों पर उतरे। फैंग जिलुओ तेजी से उतरे और यूचे भी तेजी से उतरे। क्या हर कोई अब भी हैरान था। डिवाइन फीनिक्स साम्राज्य के सभी नागरिकों की आंखें उभरी हुई थीं। वे अपनी आंखों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। सभी ने स्पष्ट रूप से देखा कि फैंग जिलुओ का लांस स्ट्राइक कितना भयानक था। यहाँ तक कि अतुलनीय रूप से कठिन फीनिक्स स्टेज भी अलग हो गया था। लेकिन यूचे ने वास्तव में इसे ब्लॉक कर दिया था, और यहाँ तक कि इसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। 5000 साल के इतिहास और फीनिक्स के विश्व स्तोत्र को इसके मूल और आधार के रूप में दिव्य फीनिक्स संप्रदाय द्वारा कई गहन तकनीकों का निर्माण किया गया था। फैंग जिलुओ ने जो विकसित किया वह अत्यंत शक्तिशाली एब्सोल्यूट फ्लेम डिवाइन फीनिक्स लांस था। पहले इस्तेमाल किया गया मूव एब्सोल्यूट फ्लेम डिवाइन फीनिक्स लांस का शक्तिशाली ग्लोरियस फीनिक्स डांस था। जब यूचे के हमले के कारण उसे दिव्य फीनिक्स लांस का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था, तो वह गुप्त रूप से नाराज था। इसलिए उसने शानदार फीनिक्स नृत्य के साथ यूचे को सीधे हराने का फैसला किया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह वास्तव में पूरी तरह से हो सकता है। यूचे द्वारा अवरुद्ध न केवल यूचे उसके सामने स्थिर रूप से खड़ा था, उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, बिना किसी संकेत के कि उसे नुकसान पहुंचाया गया था। यहाँ तक कि उनकी आभा में जरा सी भी अशांति नहीं थी। और इस समय उसकी आकृति अचानक धुंधली हो गई। फैंग जिलुओ के पीछे इतनी तेजी से दिखाई दी कि उसे सांस लेने का भी समय नहीं मिला। अपनी तलवार को अपनी कमर की ओर घुमाते हुए एक प्रचंड ऊर्जा तूफान ने फैंग जिलुओ पर हमला किया, जिससे उनके द्वारा पहनी गई पूरी फीनिक्स पोशाक उतर गई। फीनिक्स स्वीपिंग द हेवंस। जैसे ही दिव्य फीनिक्स लांस को बाहर फेंका गया, फैंग जिलुओ का रंग काला पड़ गया। वह चिलचिलाती गर्मी की लहर के साथ चिल्ला रहा था। टकराना। जैसे ही डिवाइन फीनिक्स लांस ने ड्रैगन फोर्ट पर जोरदार प्रहार किया, एक तीव्र फीनिक्स चीख के साथ साथ एक तीव्र ड्रैगन चीख भी सुनाई दी। दोनों की फीनिक्स लपटें हजारों अराजक रूप से फड़फड़ाती लौ जीभों में फट गईं, जिससे वातावरण फुफकारने की आवाज से जलने लगा। बूम 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 बूम। आग की लपटें ऊंची और ऊंची फैल गईं, क्योंकि फीनिक्स स्टेज का एक बड़ा हिस्सा आग की लपटों के अंदर डूब गया था, जिसने आकाश को भर दिया था। 2 लोग और 2 सम्राट हथियार 2 विशाल क्रूर शार्क की तरह थे, जो बेतहाशा टकराते हुए आग के समुद्र में बुरी तरह फट गए। प्रत्येक टकराव के कारण फीनिक्स स्टेज तीव्रता से कांपने लगेगा, इतना तीव्र कि पूरा मैदान भी हल्के से कांप उठा। डिवाइन फीनिक्स के गहन अभ्यासियों के भाव बदल गए। 6 देशों के गहन अभ्यासियों के भाव भी बदल गए। यहाँ तक कि डिवाइन फीनिक्स
सैक्ट के बड़े शॉट्स के भाव भी भारी हो गए थे। फैंग जिलुओ के सामने, जो दिव्य फीनिक्स लांस का उपयोग कर रहा था, यू चे वास्तव में अभी भी नुकसान में नहीं था। पूरे दर्शकों में लगभग हर व्यक्ति को उस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं थी जो उनकी आंखें देख रही थी। विशेष रूप से 6 देशों के गहन अभ्यासकर्ताओं की आत्माएं लगातार तीव्रता से कांपती रहीं। वह भयावह टक्कर और वह ताकत, अथाह सीमा तक भयावह, फीनिक्स स्टेज को लगातार तोड़ती जा रही थी। क्या ये सचमुच 2 युवाओं के बीच की लड़ाई थी? फैंग जिलुओ के बारे में भूल जाए। आखिरकार वह डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय के शाही वंश का था और इस पीढ़ी में उसे डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय की नंबर 1 प्रतिभा के रूप में भी जाना जाता था। लेकिन यूचे ब्लू विंड से आया था और वह फैंग जिलुओ से भी 3 साल छोटा था। वास्तव में इस हद तक मजबूत होने के लिए उसने वास्तव में कैसे खेती की? 5 राष्ट्रों के वे गहन अभ्यासकर्ता, जिन्होंने पहले यूचे के साथ हाथ मिलाया था, मौके पर ही स्तब्ध रह गए। वे मूल रूप से नाराज थे क्योंकि यूचे ने उन्हें एक संक्षिप्त प्रहार से हरा दिया था, लेकिन अब जब वे यूचे की शक्ति को शून्य रूप से देख रहे थे, उन्हें एहसास हुआ कि यूचे उन पर पूरी तरह से आसान हो गया था। अगर यूचे को उन सभी को मारने का मन करता, तो ये धूल उड़ाने जितना आसान होता। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 439 फीनिक्स का चंद्रमा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 439 फीनिक्स का चंद्रमा। भारी तलवार अपने सिद्धांत के रूप में दबंगई का उपयोग करती है। भले ही लांसत बंगई में वह भारी तलवार की बराबरी नहीं कर सकता था, वह भारी तलवार से कहीं अधिक फुर्तीली थी। 2 सम्राट गहन हथियारों के बीच आग का समुद्र फैलता रहा और पहले ही धीरे धीरे 150 मीटर से अधिक तक फैल चुका था, क्योंकि आग की लिपटों ने दोनों की आकृतियों को घेर लिया था। दर्शकों की सीटों से कोई केवल टकराव की गड़गड़ाहट की आवाजें और आग की तेज लहरें सुन सकता था जो बिना रुके क्रूरतापूर्वक नृत्य कर रही थी। लिंग जी और हुआ मिंगहाई दोनों ने अपने ऊपरी शरीर को आगे की ओर झुका लिया। उनकी आंखें एक बैल से भी अधिक चौड़ी थीं। लिंग जी ने कभी भी यूचे की ताकत पर सवाल नहीं उठाया था, लेकिन उसने कभी यह सोचने की हिम्मत नहीं की थी कि यूचे वास्तव में उससे कहीं अधिक शक्तिशाली होगा जब उसने अपने दादा लिंग तियानी को हराया था। यूचे तब अर्थ प्रोफाउंड दायरे के 7वें स्तर पर था और वर्तमान में वह अर्थ प्रोफाउंड दायरे के 10वें स्तर पर था। अर्थ प्रोफाउंड दायरे में 3 स्तरों का यह अंतर वास्तव में 2 लोगों के अलग होने जैसा था, स्वर्ग और पृथ्वी के रूप में। बॉस यूंग वास्तव में इतना मजबूत था। हुआ मिंगहाई की आवाज कांप रही थी और वह उदास चेहरे के साथ बोल रहा था। यूचे को वर्तमान में दिव्य फीनिक्स संप्रदाय की युवा पीढ़ी में से नंबर 1 का सामना करना पड़ा। आप जानते हैं, वह वास्तव में बिना किसी नुकसान के लड़े थे। जैसे ही उसने उस समय को याद किया जब यूचे के पास आने का प्रयास करते समय उसे यान शियाओहुआ के भेष में देखे जाने के बाद एक हथेली से आकाश से नीचे गिरा दिया गया था, उसके माथे से तुरंत ठंडा पसीना गिर गया था। अगर यूचे ने ऐसा नहीं किया, उस समय उसके साथ आसान व्यवहार न किया जाए, तो उसका छोटा सा जीवन बहुत पहले ही उस बिंदु तक समाप्त हो चुका होता था जहां वह और नहीं मर सकता था। तैयारी के क्षेत्र में सभी 9 प्रतिभाशाली फीनिक्स शिष्यों के रंग रूप बदल गए। उन्हें पहले से पूरा विश्वास था कि यूचे कभी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते और उन्हें हराना उतना आसान होगा जितना कि किसी का हाथ मोड़ना। लेकिन अब उन्हें पता चला कि वे एक कुएं के नीचे से आकाश को देख रहे थे। अभिमानी और घमंडी यूचे नहीं थे, बल्कि वे स्वयं थे। यूचे ने जो भयानक ताकत दिखाई, वह उनमें से किसी को भी आसानी से दबा सकती थी। यह आदमी, फीनिक्स के एक शिष्य ने नाराजगी से कहा तो उसने अपने दांत पीस लिए। ब्लू विंड से पैदा हुआ एक व्यक्ति जो उम्र में उनसे भी छोटा था और यहाँ तक कि बिना किसी रोक टोक के उनका मजाक उड़ाया गया और उन्हें अपमानित किया गया। वास्तव में उन्होंने ऐसी ताकत का प्रदर्शन किया जिससे वे भी भयभीत हो गए। इससे उनका चेहरा ज्वर से जलने लगा और उनका हृदय अत्यंत दुखी हो गया। वास्तव में अत्यधिक मजबूत एक अन्य फीनिक्स शिष्य ने गहरी सांस ली। इस प्रकार की युद्ध शक्ति मूल रूप से सम्राट प्रोफाउंड के 8वें स्तर के करीब है। भले ही इसने हमें बहुत चौंका दिया, 14वें राजकुमार पर विजय प्राप्त करना अभी भी केवल इच्छाधारी सोच है। ये सही है, 14वें राजकुमार ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया है। फीनिक्स के वर्ल्ड का उपयोग अधिकतम दूसरे चरण में ही किया गया था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वह इस तरह की हालत में उस लड़के से क्यों लड़ना चाहता है। ऐसा होना चाहिए कि 14वां राजकुमार इस बच्चे की सीमा देखना चाहता हो। हम अब लगभग 100 से अधिक आदान प्रदान हो चुके हैं। ये पहले से ही यूचे की ताकत की चरम सीमा होनी चाहिए। जब तक 14वां राजकुमार इच्छुक है, वह किसी भी समय यूचे को पूरी तरह से दबा सकता है। फीनिक्स विंग्स पहाड़ों को तोड़ता है। आग की लहर के बीच फैंग जिलुओ ने आग की लपटों को तोड़ दिया, हवा में उड़ गया और अपने भाले को नीचे गिरा दिया।
जैसे ही लैंडस्लाइड जैसी तेज आवाज गूंजी, फीनिक्स स्टेज के ऊपर लगी फीनिक्स की लपटें किसी तूफान की चपेट में आ गईं और पूरी तरह से उबलने की स्थिति में आ गईं। अतुलनीय रूप से कठिन फीनिक्स स्टेज से 1 दर्जन मीटर चौड़ा विशाल गड्ढा टूट गया। प्रचंड ऊर्जा के प्रभाव के तहत युनचे बहुत दूर तक उड़ गया और फीनिक्स स्टेज के किनारे पर जा गिरा। फैंग जिलुओ हवा में तैर रहे थे। उनकी नजर युनचे की स्थिति पर टिकी हुई थी। जैसे ही उनके मुंह के कोने पर भयावह कल का निशान दिखाई दिया, बुरा नहीं, वास्तव में फिर से सहना पड़ा। फिर इस कदम के बारे में क्या ख्याल है? फैंग जिलुओ ने दिव्य फीनिक्स लांस को हवा में ऊपर उठाते हुए अपनी भुजाएं ऊपर उठाईं। एक पल में ऐसा लगा मानो फीनिक्स की लपटों के भयंकर रूप से जलते हुए समुद्र को किसी प्रकार का अनूठा खिंचाव मिला हो, क्योंकि वे सभी हवा में उड़ गए, सीधे आसमान की ओर दौड़ पड़े। फिर वे जल्दी से डिवाइन फीनिक्स लांस की नोक के ऊपर आसमान में एकत्रित हो गए। पलक झपकते ही फैंग जिलुओ के ऊपर वहां लगभग 60 मीटर चौड़ा, खून की तरह लाल आग की लपटों से बना चंद्रमा। आहे, वाह वह क्या है? लिंग जी की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे ही वह चिंतित स्वर में चिल्लाया। पूरा मैदान भी स्तब्ध कर देने वाली चीखों से भर गया। यूचे के साथ फैंग शीलुओ के आदान प्रदान के हर एक दौर में वह हमेशा बड़ी मात्रा में फीनिक्स की लपटें छिड़कता था। फीनिक्स स्टेज पर फीनिक्स की लपटें जलती रहीं, लंबे समय तक नहीं बुझी और अंत में आग की लपटों के समुद्र में परिवर्तित हो गईं। लेकिन इस समय ये सब अप्रत्याशित रूप से उसके द्वारा एक पल में इकट्ठा कर लिया गया था। बहुत स्पष्ट रूप से फीनिक्स की लपटें जो उसने युनचे के साथ लड़ते समय फैलाई थी, वह सब इस क्षण की तैयारी कर रही थी। भाले की नोक पर ज्वाला का चंद्रमा चमकदार लाल और चमकदार था। इसकी प्रभावशाली शक्ति सुनामी जितनी प्रचंड, पहाड़ जितनी विशाल थी। यहाँ तक कि 1 किलोमीटर से अधिक दूर बैठे दर्शकों को भी ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनकी छाती किसी भारी पत्थर की प्लेट से दब रही हो और सांस लेने में असमर्थ हो। ये कल्पना की जा सकती है कि युनचे, जो फैंग जिलुओ से 60 मीटर की दूरी पर भी नहीं था, कितना भयानक दबाव सहन कर रहा था। तुम्हारे लिए इतने लंबे समय तक मेरे साथ खेलना वाकई एक कठिन काम है। सच कहूं तो तुम्हारी ताकत ने मुझे कुछ हद तक आश्चर्यचकित कर दिया है। आपकी सीमा मैंने काफी हद तक जांच भी कर ली है, फिर भी दुर्भाग्य से मेरी सीमा आपके पास देखने की योग्यता नहीं है। फैंग जिलुओ मंद मंद मुस्कुराए। हालांकि युनचे की ताकत उसे केवल कुछ हद तक आश्चर्यचकित नहीं कर रही थी, बल्कि यह पूरी तरह से चौंकाने वाली थी। लेकिन फिर भी वह दिव्य फीनिक्स संप्रदाय का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति था, और युनचे ने अब तक जो ताकत दिखाई थी, उसके पास अभी भी उसे हराने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने सहज भाव से कहा, समान उम्र के लोगों के लिए मेरे साथ इतने लंबे समय तक खेलने में सक्षम होने के लिए आपको वास्तव में पहला माना जा सकता है। लेकिन बहुत बुरा, ये केवल मेरे द्वारा विचार विमर्श में था। मैं केवल जानबूझकर फीनिक्स की लपटें फैलाने में समय लगा रहा था, ताकि मैं तुम्हें सबसे शानदार मौत दे सकूं। दिव्य फीनिक्स लांस अंतिम शैली फीनिक्स का चंद्रमा। फैंग जिलुओ के काले बाल लहरा रहे थे। उसकी फीनिक्स पोशाक हवा में लहरा रही थी, जैसे दिव्य फीनिक्स लांस हवा में नीचे झूल रहा था। तुरंत हवा में ज्वाला का विशाल चंद्रमा गड़गड़ाया, फिर क्षितिज पर एक उल्का की तरह यह अचानक ऊंचे की ओर गिर गया। रम्मा, जहां भी फीनिक्स का चंद्रमा पहुंचा, अंतरिक्ष संपीड़न से गंभीर रूप से विकृत हो जाएगा। नीचे का फीनिक्स स्टेज वास्तव में अतुलनीय रूप से विशाल शक्ति के नीचे दब गया था। फीनिक्स के इस चंद्रमा में मौजूद अपार ऊर्जा को महसूस करते हुए यूचे के भाव बेहद गंभीर हो गए। उसके कदम तेजी से पीछे हट गए। कुछ कदम चलने के बाद उसका पिछला पैर अचानक फीनिक्स स्टेज के किनारे पर चला गया। फीनिक्स स्टेज ने दोनों के युद्ध क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया। फीनिक्स स्टेज से गिरने का मतलब था ये लड़ाई हारना। यदि यह एक सामान्य लड़ाई होती, तब भी वह स्टार गॉड की ब्रोकन शेडो की मदद से अपनी पूरी ताकत से बच निकलने का विकल्प चुन सकता था। फिर भी जो उड़ नहीं सकता था, जिसे फीनिक्स स्टेज से नीचे उतरने के अलावा एक मृत अंत तक मजबूर किया गया था, उसके लिए चकमा देने का कोई मौका नहीं था। सस सस फीनिक्स का चंद्रमा उसकी आंखों की पुतलियों पर प्रतिबिंबों में बड़ा हो गया और धीरे धीरे उसकी दृष्टि का पूरा क्षेत्र भर गया। शक्तिशाली ऊर्जा उछाल के तहत युनचे के कान पूरी तरह से बेहद हिंसक ऊर्जा की गड़गड़ाहट की आवाज से घिरे हुए थे और कुछ भी नहीं सुन पा रहे थे। आग की लपटों का उस पर जरा भी असर नहीं हो रहा था, लेकिन भीतर की अराजक गहन ऊर्जा युनचे के कपड़ों को टुकड़े टुकड़े कर नष्ट कर रही थी। युनचे की भौहें धीरे धीरे नीचे झुक गईं। जैसे ही फीनिक्स का चंद्रमा उससे 30 मीटर से भी कम दूरी पर था, अचानक उसकी आंखों में एक भयंकर चमक चमक उठी। हाँ, एक तेज दहाड़ के साथ युनचे ने अपनी भारी तलवार उठाई। उसकी दोनों भुजाएं सूज गईं, क्योंकि उसकी रक्त वाहिकाएं स्पष्ट रूप से उसकी त्वचा पर उभरी हुई देखी जा सकती थी।
इस हद तक सूजी हुई थी कि वे किसी भी समय फट सकती थी। उसके पूरे शरीर की गहन ऊर्जा बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी बाहों में प्रवाहित होकर अपनी सीमा तक प्रवाहित हो गई थी। उसके पीछे स्काईवुल्फ की गहरे नीले रंग की छवि की एक रेखा रोश में दहाड़ रही थी। स्काईवुल्फ स्लैश युनचे ऊपर की ओर बढ़ा और पहल करते हुए फीनिक्स के चंद्रमा की ओर मिला। भारी तलवार ड्रैगन फॉल्ट स्काईवुल्फ की ताकत से प्रेरित होकर फीनिक्स के चंद्रमा पर बेरहमी से तोड़ दी गई। नीले रंग की स्काईवुल्फ छवि मानो एक तेज तलवार जो हर बाधा को तोड़ सकती थी, उग्र रूप से ज्वाला चंद्रमा में घुस गई। बूम! फीनिक्स का चंद्रमा एक जोरदार धमाके के साथ फट गया, जिससे आग की लपटें उठी, जिसने आकाश और सूर्य को ढक लिया, यहाँ तक कि पूरे फीनिक्स स्टेज को जलमग्न कर दिया, जिसने स्वाभाविक रूप से युनचे को भी अपने आगोश में ले लिया। हालांकि वास्तव में यह वह जगह नहीं थी जहां इस फीनिक्स के चंद्रमा की असली शक्ति निहित थी। फूटने वाली लपटें ऐसे ही नहीं फैल गईं, बल्कि एक के बाद एक आग की भयावह लपटों में बदल गईं। पलक झपकते ही फीनिक्स स्टेज के ऊपर का पूरा आकाश आग की लपटों से भर गया। उनमें से हजारों फैंग ज़िलुओं की शक्ति के नियंत्रण में सभी यूचे के स्थान की ओर चले गए। यह ऐसा था मानो खून की दुर्गंध वाली लांस की बौछार उतर आई हो। मरना! फैंग ज़िलुओं तेज आवाज में बेतहाशा हंसे। उन्हें यकीन था कि फीनिक्स के चंद्रमा से हुआ विस्फोट ही यूचे को बमुश्किल जीवित छोड़ने के लिए पर्याप्त था, साथ ही उसकी सभी गहन ऊर्जा सुरक्षा को नष्ट करने के लिए भी पर्याप्त था। और आग की लपटों ने उसके शरीर पर अनगिनत छेद कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मूल रूप से उसने यूचे को मारने की योजना नहीं बनाई थी। आखिरकार ये 7 देशों की रैंकिंग टूर्नामेंट का मैदान था और वह 7 देशों और पवित्र मैदानों में सबसे आगे था। किसी के प्रतिद्वंद्वी को मारने से निंदा होने की संभावना थी और अनावश्यक परेशानी भी होगी, लेकिन यूचे को मारने का आदेश फैन हेंगकोंग ने व्यक्तिगत रूप से उसे सुनाया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह बिना किसी हिचकिचाहट के मारने का कार्य करेगा। बॉस! लिंग जी की पुतलियां डर के मारे सिकुड़ गईं, उसके पैर लगातार कांपने लगे। असहाय होकर देख रहा था जैसे युनचे को फटे हुए चंद्रमा ने घेर लिया था और उसके तुरंत बाद अनगिनत भयानक लांस किरणों द्वारा छेदा जा रहा था। इस तरह के भयावह हमले के तहत यहाँ तक कि 10 जिंदगियां भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। उद्धरण चिन्ह ... ये वास्तव में बहुत डरावना है। यूचे को पूरी तरह से मर जाना चाहिए था, है ना? तुम मत कहो, अगर वह इससे भी नहीं मरा तो मैं अब से उल्टे पैर चलूंगा। आह! दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के बाहर एक अद्वितीय प्रतिभा की बर्बादी, लेकिन उसे बस यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी मदद नहीं की जा सकती। इससे कैसे मदद मिल सकती थी कि उसके पास फीनिक्स वंश था। जब तक उसने आत्मसमर्पण और निष्ठा नहीं चुनी, वह दिव्य फीनिक्स संप्रदाय का विरोध करने के भाग्य से कभी नहीं बच पाएगा। युनचे ने जिस अड़ियल स्वभाव का प्रदर्शन किया, उससे जाहिर तौर पर वह किसी भी हालत में युनचे को नहीं चुनेगा। ये भी समझ में आता है, ऐसा अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति जो सिर्फ खुद पर भरोसा करके इस मुकाम तक पहुंचा, वह अचानक एक बड़े संप्रदाय द्वारा नियंत्रित होने के लिए कैसे तैयार हो सकता है। दिव्य फीनिक्स साम्राज्य ने वास्तव में इतना भयानक कदम उठाया था। ये वास्तव में बहुत डरावना है। फैंग ज़िलुओं का शरीर धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरा। उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी, जिस कारण से उन्होंने मून ऑफ द फीनिक्स का उपयोग किया। वह इतना शानदार लेकिन आश्चर्यजनक प्रभाव पैदा करने के लिए था, ताकि उस अजीब स्थिति को कवर किया जा सके जो उन्होंने पहले यूचे की ताकत का गलत अनुमान लगाने से बनाई थी। हालांकि जैसे ही उसके पैर का सिरा फीनिक्स स्टेज को छूने वाला था, उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, क्योंकि उसके चेहरे पर मुस्कान भी तुरंत कठोर हो गई। फीनिक्स के चंद्रमा से आग की रोशनी फूट पड़ी और आग की तेज लपटें तेजी से फैलने लगी। फीनिक्स की लपटों के भीतर से, जो धीरे धीरे पतली होती जा रही थी, उसने एक आकृति देखी जो वहीं खड़ी थी। अगले ही पल फीनिक्स की लपटें टूट गईं, जिससे यूचे का गंभीर और कठोर चेहरा सामने आ गया। क्या? फैंग ज़िलुओं की अभिव्यक्ति पहली बार बहुत बदल गई। उसके कानों के साथ साथ सभी दिशाओं से चौंका देने वाली चीखें भी गूंज उठी। आग की लपटें बुझती रहीं। धीरे धीरे युनचे की अक्षुण आकृति सामने आने लगी। ड्रैगन फॉल्ट को अपने हाथों में पकड़कर वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा, जिससे आसपास की आग की लपटें उसे आसानी से झुलसने दे रही थी। उसके शरीर पर कपड़े कई जगह से क्षतिग्रस्त थे, बाल भी कुछ अस्त व्यस्त थे। हालांकि उसकी आंखों में भाव बिल्कुल भी अशांत नहीं थे। फटे हुए कपड़ों के नीचे हर टुकड़े में खुली त्वचा बरकरार थी। केवल उसकी छाती पर 3 और खूनी छेद थे जो बहुत गहरे नहीं थे। फीनिक्स के चंद्रमा की प्रचंड ऊर्जा मूलतः शुद्ध फीनिक्स लपटें थी और अधिक से अधिक उस पर प्रभाव डालती थी, बिना उसे जरा भी नुकसान पहुंचाए।
लेकिन फीनिक्स लांसिस के ठीक बाद आए मृग तृष्णा ने उसे बिना किसी अन्य विकल्प के सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन को सक्रिय करने के लिए मजबूर किया। हजारों बार बमबारी करने के बाद सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन अंततः टूट गया, क्योंकि फीनिक्स लांस मृग तृष्णा की 3 धाराएं उसकी छाती पर दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। लेकिन उसके असली ड्रैगन के शरीर के साथ बिखरी हुई ऊर्जा का इस तरह का केंद्रित हमला उसके शरीर पर केवल 3 अस्पष्ट खूनी छेदों को छेद सकता था। जब यूचे ने फैंग चिह्वों के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ाई लड़ी, तो उसके शरीर की 1/3 रक्तवाहिकाएं और हड्डियां टूट गईं, और फिर भी वह 10 दिनों से भी कम समय में पूरी तरह से ठीक हो गया। हालांकि ये छोटी सी चोट, जिसने हड्डी को भी नहीं छुआ था, इसे उसके लिए बड़ी चोट भी नहीं माना जा सकता था। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 440 फीनिक्स फ्लेम सीज द हेवेंस। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 440 फीनिक्स फ्लेम सीज द हेवेंस। ये यूचे है। वह वास्तव में मरा नहीं, न केवल अभी भी जीवित है। ऐसा लगता है कि उसे कोई गंभीर चोट भी नहीं आई है। इतने क्रूर हमले से फीनिक्स स्टेज की एक परत भी उखड़ गई थी, फिर भी वह वास्तव में अभी तक नहीं मरा है। ये कैसे संभव है? पूरा मैदान व्यावहारिक रूप से विस्फोटित हो गया। ये निश्चित रूप से सबसे अकल्पनीय, सबसे अविश्वसनीय दृश्य था जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी देखा था। यहाँ तक कि पवित्र मैदान के चारों लोगों के चेहरे पर आश्चर्य की एक अलग चमक उठी थी। आह आह आह! लिंग जी ने अपना मुंह पूरा खोल दिया, ज्यादा देर तक बंद नहीं कर पाई। यूचे अभी भी जीवित था और उसे कोई भारी चोट नहीं आई थी। फिर भी पहली चीज जो उसे महसूस हुई वह खुशी की नहीं थी, बल्कि उसे बाकी सभी लोगों की तरह ही आश्चर्य और यहाँ तक कि डर भी महसूस हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर किसी ने यूचे को फीनिक्स के चंद्रमा में खींचे जाने, फिर असंख्य लांस मृग तृष्णाओं द्वारा बमबारी करते हुए देखा था। उस तरह की स्थिति में वह अभी भी जीवित कैसे हो सकता है? क्या यह असामान्य है? 100% असामान्य। हुआ मिंगहाई, जिसने दुनिया देखी थी और स्वयं घोषित किया था कि वह प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप के सबसे मजबूत प्राणियों में से एक था, तब तक चौंक गया जब तक कि उसकी आंखें लगभग अपनी जेब से बाहर नहीं निकल गईं। आग की लपटों के बीच यूचे ने सीधे फैंग जिलवो की ओर देखा और एक कदम आगे बढ़ाया। उसके इस कदम से आश्चर्यचकित फैंग जिलवो का दिल जोर से उछल पड़ा। इस बार यूचे का सामना करते हुए वह वास्तव में भयभीत था। आखिरकार उसे यह समझ में आने लगा कि उसने यूचे की ताकत को बहुत कम करके आंका था। वहीं दूसरा पक्ष भी उसकी असली क्षमताओं को छुपा रहा था। हास्यास्पद, अहंकारी शब्दों को बोलने का तरीका जानने के अलावा आपके पास और कुछ नहीं है। यूचे ने तिरछी नजर से देखा और उपहास किया। इस बिंदु पर फीनिक्स स्टेज पर जेड की सबसे ऊपरी परत पूरी तरह से बिखर गई थी। यूचे के पैरों के नीचे का क्षेत्र महीन रेत में बदल गया था। वे दोनों एक दूसरे से 30 मीटर की दूरी पर खड़े थे। वातावरण अतुलनीय रूप से ठंडा था। यूचे के चेहरे पर शांति थी, फिर भी उसके मुंह का कोना ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था, जैसे कि वह मजाक कर रहा हो। फैंग जिलवो ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, उसकी आंखें हिल गईं। फिर भी इस बिंदु पर फैंग जिलवो की भौहें धीरे धीरे वापस फैल गईं, क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति फिर से शांत हो गई। इसके बजाय उसने अपने मुंह के कोनों को एक पतली रेखा में खींच लिया, एक भयावह मुस्कान प्रकट करते हुए। बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। फैंग जिलवो की आंखें नीचे झुक गईं। उसकी आंखों के भीतर एक छोटी सी जानलेवा आभा इकट्ठी हो गई। जैसे ही वह बोल रहा था, उसके शरीर पर फीनिक्स की लपटें फिर से जागृत हो गईं। फीनिक्स की लपटें तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रही थी। सिर से पैर तक उसकी हड्डियां तेजी से चटकने लगी। जैसे ही उसके शरीर से तेजी से शक्तिशाली आभा की लहर फूटने लगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे दिव्य फीनिक्स संप्रदाय से गलती से लीक हुआ एक कमीना वास्तव में इतना मजबूत हो सकता है, जिससे मैं आपकी शक्ति को पूरी तरह से कम आंक रहा हूँ। लेकिन एक कमीना हमेशा कमीना ही रहेगा। इस स्तर पर आप केवल मुझे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर करने के योग्य हैं, लेकिन एक कमीने के रूप में आप नरक में जाने पर गर्व महसूस कर सकते हैं। फीनिक्स की लपटें जलती रहीं और फैंग जिलवो की आभा बढ़ती रही। कुछ ही सांसों में ये पहले की आभा को पूरी तरह से पार कर चुका होगा। उन्होंने जो कहा वह गलत नहीं था। उन्होंने वास्तव में पहले अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन वह थोड़ा नियंत्रण खो चुका था। उनके हर वाक्य में उपहास था, जो उनके दिल में शांति की कमी और रोष को उजागर करता था। वह दिव्य राजकुमार था। फीनिक्स संप्रदाय दुनिया के नंबर 1 संप्रदाय की युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत। भविष्य में वह संपूर्ण प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप का सर्वोच्च शासक बन जाएगा। लेकिन भारी भीड़ के सामने उन्हें अपनी पूरी ताकत केवल पृथ्वी गहन क्षेत्र की गहन ताकत वाले एक अज्ञात गहन अभ्यासी पर इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसकी उम्र उनसे भी कम थी।
अब उसे किसी और चीज से परेशान नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसने अपनी गहन शक्ति को बिना किसी रोक टोक के सक्रिय कर दिया था। वह लॉर्ड ऑफ द फीनिक्स को पूरी शक्ति से प्रसारित कर रहा था। अगर उसने युनचे को तब तक नष्ट करने के लिए सबसे क्रूर तरीके का उपयोग नहीं किया जब तक कि कोई उसका एक भी अंश बचा, तो वह कभी संतुष्ट नहीं होगा। महामहिम ने आखिरकार अपनी पूरी ताकत लगा दी। लानत है, दरअसल युनचे ने उसे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया था। अखाड़े में फीनिक्स शिष्यों ने मोटे तौर पर कहा। उनके चेहरे पर आश्चर्य अभी भी पूरी तरह से छंटा नहीं है। महामहिम अब पूरी तरह क्रोधित हो गए होंगे। अगर युनचे अब नहीं मरा तो मैं मरने के लिए अभिशप्त हो जाऊंगा। एक अन्य फीनिक्स शिष्य ने बोलते समय अपने दांत पीस लिए। ये सिर्फ फैंग जिलुओ नहीं था, यहाँ तक कि वे भी बहुत आश्चर्यचकित और अपमानित थे। फैंग जिलुओ के शरीर पर फीनिक्स की लपटें और भी ऊंची उठ गईं और उसकी आभा बढ़ती रही। उसकी आभा के अत्यधिक दबाव के कारण उसके आसपास का क्षेत्र व्यवहारिक रूप से शून्यता की चादर बन गया। शून्य के भीतर की हर चीज को अनुचित शक्ति से दूर कर दिया गया। टकराना। एक गहरे विस्फोट के साथ फीनिक्स की लपटें तेजी से भड़क उठी, जिससे उसकी चढ़ाई समाप्त हो गई। फैंग जिलुओ का पूरा शरीर फीनिक्स की प्रचंड लपटों में लिपटा हुआ था, जो दिव्य फीनिक्स लांस को पकड़ रहा था। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया और वह भयावह रूप से मुस्कुराने लगा। उसका फीनिक्स वस्त्र सूज गया था। उसके काले बाल अनियंत्रित रूप से लहरा रहे थे, जैसे बिजली की तरह फीनिक्स की लपटें फुसफुसा रही थीं और उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थीं। उसकी पीठ के पीछे, इत्मीनान से उसकी पीठ के पीछे खुल रहा था, वास्तव में स्कारलेट फीनिक्स पंखों की एक जोड़ी थी। फीनिक्स पंखों का जोड़ा आग की लपटों में डूबा हुआ था। ये बिल्कुल भ्रम जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि असली फीनिक्स पंखों जैसा लग रहा था। इस समय फैंग जिलुओ एक ज्वलंत शैतान के जीवित होने जैसा लग रहा था। क्या ये पौराणिक है? व लॉर्ड ऑफ द फीनिक्स का चौथा चरण, सर्वोच्च मंच, बॉडी ऑफ द फीनिक्स। ये जिंगहान ने फैंग जिलुओ के परिवर्तन को देखा और कहा, दिलचस्पी से भरा हुआ। बोलते समय वह अपने दोनों हाथों को दो आकर्षक महिलाओं के कपड़ों के नीचे से पार कर गया, अपने आसपास के दृश्यों से पूरी तरह से बेखबर। ये सही है, लिंकुन ने अपना सिर हिलाया। ये चरण फीनिक्स रक्त रेखा को सक्रिय करता है, जिससे शरीर पर फीनिक्स का रूप दिखाई देता है। साथ में फीनिक्स फ्लेम कौशल, फीनिक्स फ्लेम सीयर्स द हेवंस, डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली हस्ताक्षर कदम है। एक स्तर 8 सिंहासन फीनिक्स के विश्वोट को इस स्तर तक संचालित कर रहा है। उसकी आभा अप्रत्याशित रूप से, यहाँ तक कि बेहोश रूप से, एक स्तर 9 सिंहासन से अधिक हो गई है। फीनिक्स के इस विश्वोट में वास्तव में कुछ तरीके भी हैं। ये जिंगान ने आंखें सिकोड़कर कहा, हाँ, ये लिटिल हेनहान के शब्दों को नहीं समझता है। जैसे ही ये जिंगहान ने बात खत्म की, जी कियानरो की आवाज, जिसने उसके पूरे शरीर में अचानक रोंगटे खड़े कर दिए, उसके कानों में आई। ये छोटा राजकुमार व लॉर्ड ऑफ द फीनिक्स की मदद से अपनी ताकत को 2 स्तरों तक बढ़ा रहा है। इसे लिटिल हेनहान की प्रशंसा भी मिली है। फिर भी ऊंचे वह केवल अपना हाथ उठाकर लड़ने की क्षमताओं के 10 स्तरों को पार कर सकता है, लेकिन मैंने लिटिल हेनहान को उसकी प्रशंसा करते हुए स्वर तक क्यों नहीं सुना। जी कियानरो के शब्दों ने ये झिंगान और लिंकुन को एक ही समय में चिंतित महसूस कराया। यहाँ तक कि आध्यात्मिक गुरु प्राचीन ब्लू की भौहें भी थोड़ी सी हिल गईं। यूचे के लगातार चौंकाने वाले प्रदर्शन के बाद वे लगभग भूल गए थे। यूचे की गहन ताकत केवल पृथ्वी गहन क्षेत्र स्तर 10 पर थी। स्तर 8 के सिंहासन फैंग जिलुओ के खिलाफ पूरी शक्ति से केवल पृथ्वी गहन क्षेत्र की ताकत के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए यूचे अपने शरीर पर किस प्रकार के रहस्य छुपा रहा था। अग्नि देवता की तरह पृथ्वी पर उतरते हुए फैंग जिलुओ के पूरे शरीर ने एक ऐसी ऊर्जा छोड़ी जिसने पूरी दुनिया को तिरस्कार दिखाया, जिससे क्षेत्र के सभी युवा गहन अभ्यासकर्ताओं के दिल कांप उठे। प्रशंसा की जो डरावनी दृष्टि उन्होंने उस पर डाली, वह किसी दुर्जय देवता को देखने जैसी थी। उन्होंने भी यह कल्पना नहीं की थी कि फैंग जिलुओ, जिसकी शक्ति इस हद तक भयावह थी, वास्तव में उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था। इस बिंदु पर फैंग जिलुओ की शक्ति स्पष्ट रूप से पहले की तुलना में 2 गुनी शक्तिशाली थी। यह मेरे दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के वर्ल्ड ऑफ द फीनिक्स का उच्चतम चरण है। फैंग जिलुओ ने अपनी हथेली यूचे की ओर बढ़ाए। फीनिक्स की लपटें उसकी हथेली पर फुसफुसा रही थी। अफसोस की बात है कि तुम केवल एक कमीने हो, जिसके पास दिव्य आत्मा द्वारा प्रदत्त इस पराजय गहन कौशल को सीखने का कोई अधिकार नहीं है। अब तुम जितना चाहो संघर्ष कर सकते हो, क्योंकि आज के बाद तुम्हें संघर्ष करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। फैंग जिलुओ के शरीर पर फीनिक्स की लपटों को देखते हुए और उसके अहंकारी भाषण को सुनते हुए यूचे की आंखों में भाव ऐसा था मानो वह किसी वास्तविक मूर्ख से बात कर रहा हो। ऐसा लगता है कि आप पहले भी कई बार इसी तरह के भाषण दे चुके हैं। क्या वास्तव में ऐसा लगता है हर बार खुद को थप्पड़ मारना अच्छा है?
बेवकूफ। यूचे के शब्द फैंग जिलुओ के पहले से ही खून से लथपथ घाव पर नमक से लथपथ चाकू से वार करने के समान थे। आखिरी शब्द बेवकूफ ने उसे क्रोध से भर दिया। छोटी उम्र से किसने उसके साथ सम्मान से व्यवहार नहीं किया। यहाँ तक कि फैंग हेंगकोंग ने भी हमेशा गर्व के साथ उनकी प्रशंसा की थी। इतनी महान प्रतिभा के साथ, यहाँ तक कि युवराज फैंग जिमिंग के प्रति भी वह हमेशा बिना किसी रोक टोक के अभिमानी रहते थे। कौन उसे बेवकूफ कहने का साहस करेगा। फैंग जिलुओ गुस्से में हंसे, फिर अतुलनीय अंधेरे से उपहास किया, छोटे कमीने, यहाँ तक कि मौत के दरवाजे पर भी तुम अभी भी मेरे गुस्से को भड़काने की हिम्मत कर रहे हो। मैंने मूल रूप से तुम्हें एक सुखद मौत देने की योजना बनाई थी, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल दिया है। मैं तुम्हें फीनिक्स की आग में छोड़ दूंगा, जीवित से भी अधिक मृत। केवल 5000 साल पहले की आपकी फीनिक्स वंशावली के साथ, जिसे सैकड़ों पीढ़ियों के दौरान पतला और उलझा दिया गया है, क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप मेरे सामने फीनिक्स की आग बढ़ाने के लिए पर्याप्त योग्य हैं? यूचे बुदबुदाया और ठंडे स्वर में हंसा। उनके वे शब्द निश्चय ही दिखावटी नहीं थे। ब्लू विंड इंपीरियल पैलेस में वापस जब फैंग जिचेन का अनुसरण करने वाले दो काले और लाल बुजुर्गों का सामना किया गया, तो उन्होंने फीनिक्स की सबसे सरल लपटों का इस्तेमाल किया था और दो पुरुषों की फीनिक्स की लपटों को दबाने में कामयाब रहे, जिन्हें फीनिक्स के वर्ल्ड द्वारा समर्थित किया गया था। चूंकि डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय की फीनिक्स वंशावली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित की जाती थी, रक्तधारा की शुद्धता की गारंटी के लिए दिव्य फीनिक्स संप्रदाय केवल आंतरिक रूप से विवाह करता था और शायद ही कभी बाहरी लोगों से विवाह करता था, जब तक कि दूसरे पक्ष में अत्यधिक प्रतिभा न हो या पद। फिर भी प्रत्येक पीढ़ी के बाद रक्त रेखा अंततः पतली और मिश्रित हो जाएगी। लेकिन यूचे को सीधे फीनिक्स स्पिरिट से शुद्धतम फीनिक्स रक्त प्रदान किया गया था। इस प्रकार विशुद्ध रूप से फीनिक्स ब्लड लाइन की शुद्धता की बात करें तो यूचे फैंग जिलुओ के पूर्वज होने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त थे, और यहाँ तक कि उनके पूर्वज भी कुछ सैकड़ों पीढ़ियों से। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वास्तव में क्या वास्तविक है। फीनिक्स लपटें, यूचे गहराई से चिल्लाया और उसका शरीर फीनिक्स की लपटों से धधक उठा। लेकिन इस बार ये केवल साधारण फीनिक्स लपटें नहीं थी, उन्होंने वर्ल्ड ऑफ द फीनिक्स को भी प्रसारित किया, इसे सीधे चौथे चरण तक बढ़ा दिया। तुरंत जैसे ही तापमान अचानक बढ़ गया, फीनिक्स लपटों की आभा फूट पड़ी। आग जो मूल रूप से जंगली थी, अचानक उबलती हुई, उन्मत्त होकर नाचती हुई प्रतीत होने लगी। यूचे की पीठ पर फीनिक्स पंखों की एक जोड़ी भी दिखाई दी। फीनिक्स पंखों की इस जोड़ी का रंग फैंग जिलुओ के पंखों से भी अधिक गहरा था। वर्ल्ड ऑफ द फीनिक्स, फैंग हेंगकोंग और अन्य तुरंत उठ बैठे। उनके चेहरे सदमे के थे और गुस्से के भी। फीनिक्स रक्त रेखा दिव्य फीनिक्स संप्रदाय का मूल था और फीनिक्स का विश्व स्तोत्र दूसरा मूल था। यूचे दिव्य फीनिक्स संप्रदाय से संबंधित नहीं है, लेकिन फीनिक्स वंश का होना पहले से ही उनकी सबसे बड़ी वर्जनाओं में से एक का उल्लंघन कर रहा था, लेकिन अब उसके पास फीनिक्स के विश्व स्तोत्र भी थे। दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के 5000 साल के इतिहास में कभी कभार रक्तपात की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, लेकिन ये पहली बार था कि फीनिक्स का विश्व स्तोत्र भी संप्रदाय से बाहर किसी व्यक्ति पर प्रकट हुआ था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि फैंग हेंगकोंग भी पीला पड़ गया। फैंग जिलुओ का चेहरा काला पड़ गया, जिससे एक द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट हुई। छोटे कमीने, न केवल आपके पास मेरे संप्रदाय की फीनिक्स वंशावली है, बल्कि आपने गुप्त रूप से मेरे संप्रदाय की वर्ल्ड ऑफ द फीनिक्स भी सीख ली है। आपको आज ही मरना होगा। फीनिक्स के वर्ल्ड के चौथे चरण को बनाए रखने के साथ साथ ऊर्जा की बड़ी खपत भी हुई। जैसे ही उसने यूचे की ओर देखा, इसी तरह फीनिक्स के वर्ल्ड को सक्रिय करते हुए फैंग जिलुओ के दिल में एक बेहद असहज भावना पैदा हुई। उसने गुर्राना शुरू किया और उसके फीनिक्स पंख खुल गए। उसके पीछे फीनिक्स की लपटें हवा में उठी, जिससे आग का समुद्र बन गया, जिसने स्टेडियम के पूरे आकाश को लाल रंग से ढक दिया। मरो, फीनिक्स फ्लेम सीयर्स द हेवंस। भले ही एक विशाल धधकता हुआ पहाड़ उसकी ओर गिर रहा था, यूचे शांत रहा। जैसे ही उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई, उसके शरीर पर फीनिक्स की लपटें भी हिंसक रूप से फूट गईं। फीनिक्स फ्लेम सीयर्स द हेवंस। फीनिक्स स्टेज 4 का वही वर्ल्ड, वही फीनिक्स कौशल। फीनिक्स अग्नि समुद्र की दो लहरों ने आकाश और भूमि को ढक लिया, जिससे फीनिक्स मंच अचानक छोटा लगने लगा, क्योंकि वे हिंसक रूप से टकराए। बूम टिल्डा 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 टिल्डा। पूरा फीनिक्स क्षेत्र बुरी तरह कांप उठा। एक पल में आकाश में बहने वाली ज्वलंत लहरें पागलों की तरह फूट पड़ी, सैकड़ों मीटर ऊपर की ओर बढ़ती गईं और फीनिक्स स्टेज को पूरी तरह से निगल गईं। दर्शकों के चेहरे, जिनमें 3 मिलियन से अधिक गहन अभ्यासकर्ता शामिल थे, सभी के चेहरे शुद्ध लाल चमक रहे थे,
यहाँ तक कि आकाश का रंग भी पूरी तरह से बदल गया था, मानो नीला आकाश जल रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो चमकीला सूरज अचानक उतर आया हो। युनचे और फैंग जिलवो के छायाचित्र पूरी तरह से धधकती लहरों में समा गए थे। वे दोनों 3 मीटर भी दूर नहीं थे, फिर भी उनकी दृष्टि रेखा आग की लपटों के बीच से गुजरी, मजबूती से एक दूसरे से टकराती हुई। तुम्हारे जैसा कमीना ही इस राजकुमार को फीनिक्स की लपटों से चुनौती देने के लिए काफी है। 10 सांसों में भी नहीं, तुम पूरी तरह जलकर राख हो जाओगे। फैंग जिलवो द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ गुर्राया। युनचे का चेहरा काला पड़ गया, उसकी आवाज उपहास से भरी हुई थी। भले ही मैं यहाँ खड़ा रहूं, आपकी फीनिक्स की लपटें मेरे बालों के एक टुकड़े को चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती, लेकिन ऐसा कुछ करना मेरे अधीन है, क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। फीनिक्स फ्लेम्स के साथ प्रतिस्पर्धा करें और आपको पूरी तरह से हरा दें। मैं आपको बताना चाहता हूँ असली कमीने कौन है। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।